नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार। तो दोस्तों, विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब इस साल को खत्म होने में भी, यानी कि 2023 को खत्म होने में भी महज 25 और 26 दिन बचे हैं, बाकी हैं। और इसके बाद नए साल यानी 2024 की शुरुआत होगी और उसके साथ ही आम चुनावों की हलचल भी बढ़ जाएगी। इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों अभी से अगले साल यानी 2024 में होने वाले आम चुनाव का नैरेटिव सेट करने में जुट गए हैं। इंडिया गठबंधन के लिए प्रमुख मुद्दों के तौर पर अगर देखा जाए तो जाति आधारित जनगणना है, नौकरियां हैं यानी बेरोजगारी को दूर करना, महंगाई पर काबू पाना, देश की पूंजी को एक ही हाथ में जाने से रोकना और हाशिए के वर्गों को मुख्य धारा में लाना, ऐसे मुद्दे रह सकते हैं जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और खासकर इसलिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव बीते हैं, इन राज्यों के चुनाव में भी खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे ही मुद्दों को सामने लाया गया और इस पर बातें ज्यादा जोर से हुई भी। लेकिन बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, साफ है। उसे फिर से हिंदुत्व की पिच पर ही चुनाव लड़ना है। और यह बात यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही कुछ झलकियां जो हैं वो दिखाई दी इस विधानसभा चुनाव में भी। 5 विधानसभा में से 4 में तो साफ साफ अभी 3 राज्यों की जीत भी बीजेपी को इसी हिंदुत्व की जमीन पर तो मिली है। और अगर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार महिलाओं ने बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई है। दरअसल महिलाओं को मिलने वाली सीधी मदद ने बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाए हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी 2024 में भी हिंदुत्व और महिलाओं के खाते में रकम जैसी स्कीमों से ही चुनाव जीतना चाहेगी। अभी से ठीक है लगभग 1.25 महीने बाद यानी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सोचिए, जब राम मंदिर बने बिना बीजेपी ने उससे इतना भुना लिया है तो बनने के बाद हिंदुत्व का कैसा खुला नाच किया जाएगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे राम तो केवल बहाना है, असल में मोदी को फिर से 2024 में सत्ता दिलाना है। मोदी राजस्थान चुनाव में भी कन्हैया लाल का जिक्र करते रहे और आप खुद देख लीजिए कि 2 दिन हुए हैं और बीजेपी को जीते हुए 2 दिन हुए हैं और इन 2 दिनों में जयपुर में 2 बड़ी घटनाएं हो गई। नए विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य जो हवा महल के आसपास के हैं, उन्होंने नॉन वेज के ठेले बंद करवाने की मुहिम छेड़ दी और उधर करणी सेना के प्रमुख की दिन दहाड़े आज जान ले ली गई। अभी बीजेपी की सरकार ने शपथ नहीं ली है, मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कानून व्यवस्था पर बीजेपी का रंग दिखने लगा है। यही रंग उत्तर प्रदेश में भी जमकर दिखता है, जिस पर आज एनसीआरबी ने आंकड़े जारी करके बताया है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं। यानी कि जिन महिलाओं को रात में गहने पहनकर स्कूटी में महिलाएं 12 बजे 1 बजे रात को अकेले जा सकती हैं, यह दावा करने वाली सरकार, यह दावा करने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, वो अगर कह रहे हैं तो उन्हीं के राज में एनसीआरबी ये आंकड़ा कैसे दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध जो हैं महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं थानों में। आप जानते हैं कि एनसीआरबी के जो रिपोर्ट होते हैं वो थानों से कलेक्ट होते हैं, कहां कितने अपराध दर्ज हो रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में और फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। यानी दोनों बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और फिर बीजेपी को जिताने वाली भी महिलाएं ही हैं। यहां महिलाओं के आंकड़े और महिलाएं बीजेपी को जिता रही हैं, इसलिए यह बात दोनों को यहां रख रहा हूं। अब जनता खुद देखे कि उसके कीमती वोट का आखिर कैसा असर दिखाई दे रहा है। वैसे 2024 में सत्ता का हैट्रिक मारने वाली बीजेपी, जिसका ख्वाब देखने वाली बीजेपी, मोदी के चेहरे पर ही निर्भर है। मिजोरम छोड़कर बाकी सभी राज्यों में चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़े गए। आप जान रहे हैं 5 राज्यों में से 3 राज्यों में जीत भी मिल गई और 4 राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ी है। मोदी जी भले मिजोरम नहीं गए, लेकिन मिजोरम में भी मोदी के चेहरे को दिखाकर ही बीजेपी के लोगों ने वहां भी चुनाव प्रचार किया था। 3 में जीत मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक नहीं मिले हैं।
क्योंकि जैसा कि बीजेपी में चलन हो गया है कि सारी पार्टी एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द हो गई है। तो अब क्या यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि किसे सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी जाए। अब सीएम का चेहरा कोई भी रहेगा, काम तो उसे 2024 के हिसाब से यानी 2024 को ध्यान में रखकर ही करना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में आप याद कीजिए कि योगी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, यानी उधर आदित्यनाथ योगी और इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से मजबूत हो गए हैं, उससे मोदी के लिए चुनौती और बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में भी नितिन गडकरी पहले से मोदी के लिए चैलेंज हैं ही। इन चुनौतियों के कारण क्या तीसरी बार राज करने का सपना मोदी पूरा कर पाएंगे, यह भी सोचने वाली बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, और इसके साथ साथ कि सेट हो रहा है 2024 का नैरेटिव, हम यहां लिख भी रहे हैं। कैसे यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है? एनडीए, या कहें तो एनडीए छोड़ दीजिए, बीजेपी और इधर इंडिया, यह कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया को और मजबूत करना चाहती है, इसलिए यहां इंडिया कह रहा हूं। तो एनडीए हो और बनाम इंडिया, इन दोनों में नैरेटिव को सेट करने की होड़ आने वाले समय में हम देखेंगे। और 2023 के जो ये आखिरी चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव, इन चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस किसी न किसी तरह से नैरेटिव को सेट करने में आगे रही। परिणाम जो भी रहे हों, लेकिन नैरेटिव कांग्रेस सेट करती रही, राहुल गांधी नैरेटिव सेट करते रहे और बीजेपी या नरेंद्र मोदी उस पिच पर खेलने की कोशिश करते रहे। भले जीत कांग्रेस को 3 राज्यों में नहीं मिली हो, 2 राज्य उससे छिन गए हों, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य, जिसमें से एक राज्य छत्तीसगढ़, जिसके बारे में वहां के मुख्यमंत्री तो बिल्कुल आश्वस्त थे। जब 57 सीटों की बात आई तो उन्होंने कहा 57 नहीं, इसको पलट दीजिए, हमें 75 सीटें मिलेंगी। अब की बार 75 का पार नारा दे रहे थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और उल्टा हो गया, 54 सीटें बीजेपी लेकर के सरकार पर आ गई। लेकिन इस बीच आप देखिए कि बहुत सारी चीजें, हम लोग संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, और संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बातें रखी थी, वो बातें भी इंपॉर्टेंट है। जो यहां आप देख रहे हैं तस्वीर, इंपॉर्टेंट है कि यहां वो सीधे सीधे चुनौती ही नहीं बल्कि समझाने के अंदाज में, एक धमकी भरे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विपक्षियों से बात जो कह रहे थे, उसको भी आपको समझना होगा। तो कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता निराश हैं कि उन्हें इस बार उनके हाथ से 2 प्रमुख राज्य चले गए हैं और एक तीसरा राज्य जिसे जीतने की बात हो रही थी, या कहें तो राहुल गांधी ने जो अपनी बात रखी थी कि कैसा डाउनफॉल, कांग्रेस का डाउनफॉल नहीं, बल्कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत कर आई है और अब इन 5 राज्यों में सरकार बनाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नाटक के बाद तेलंगाना तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसके अलावा मिजोरम, इन 4 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और इसकी समीक्षा भी कांग्रेस अलग अलग ढंग से कर रही है। लेकिन क्या कारण है कि यहां पर कांग्रेस जो है वो पिछड़ गई, और जैसे ही कांग्रेस यहां पिछड़ी है, उसके बाद से कांग्रेस के लोगों का उत्साह जो है वो कम नजर आ रहा है। और साथ साथ अब इंडिया में भी, इंडिया गठबंधन में भी जो मजबूती के साथ आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए थी, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और खासकर मीडिया के जरिए, और जो उस तबके का मीडिया जो कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ा नजर आता है, सरकार से सवाल पूछने से डरता है। तो बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों को थोड़ा सा यहां रखकर, आप लोगों के सामने रखकर, हमारे पैनलिस्ट और साथियों के बीच इन बातों को ले जाकर हम कोशिश करेंगे इस चर्चा में कि 2024 का नैरेटिव आखिर क्या होगा, कैसे सेट करने की तैयारी हो रही है, और 2023 के चुनाव में जो नैरेटिव सेट किए गए थे, क्या वो कांग्रेस के लिहाज से कारगर साबित हुए या नहीं साबित हुए। अगर कारगर साबित नहीं हुए तो कांग्रेस किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे, और चर्चा यह भी करेंगे कि आखिर जो कांग्रेस, बीजेपी के जो लोग चाहते हैं कि मोदी के सपने पूरे हों और वो जीत कर अपनी जीत की हैट्रिक बना लें, लेकिन यहां तो अभी की स्थिति जो हम देख रहे हैं उसमें तो जीत कर भी फंसी हुई दिख रही है। बीजेपी कैसे फंसी हुई दिख रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं आपका। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। थोड़ी देर बाद 2 और साथी जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। गंभीर चर्चा इसलिए भी क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और इन बातों को रखना यहां जरूरी है बड़ी साफगोई के साथ। सबसे पहले आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास।
कैसे देखा जाए? अपनी प्रस्तावना में बहुत सारी बातें रख चुका हूं, इसी बात को थोड़ा आपसे चाहूंगा कि आगे बढ़ाइए। राजीव जी, आवाज नहीं आ रही है प्रेम कुमार जी की, आप आपकी आवाज कट रही है। मुझे लगता है कि कहीं आपके उसमें दिक्कत है। शकील अख्तर जी के पास तब तक आता हूं। शकील जी, बहुत सारी बातें और लगातार शकील जी आप मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे या अखबारों में आलेख के जरिए, देशबंधु में भी आपका आलेख आया, उन सब के जरिए आप बहुत सारी बातें जो आने वाले, जो भविष्य का जो राजनीति है उस पर आप अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपनी बात लिख रहे हैं, रख रहे हैं। और यह जानना हमारे दर्शकों के लिए भी, हमारे शुभचिंतकों के लिए भी जरूरी है कि देश की राजनीति क्या 2023 के इस चुनाव के रिजल्ट के साथ साथ खत्म हो जाती है और यहां से सिर्फ और सिर्फ आप यही सोचें कि 2024 का रिजल्ट हमारे सामने है जिसमें मोदी हैट्रिक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कुछ और है? जरा आपसे समझो। देखिए राजीव जी, खत्म कुछ नहीं होता है, चीजें लगातार आगे बढ़ती हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे नैरेटिव का, तो नैरेटिव जो है वो मीडिया बनाती है और बीजेपी उसमें फिलहाल सफल है। और उसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि अभी आपने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत गई, मगर आज 2 दिन हो गए मुख्यमंत्री का, विधायक दल की बैठक का कोई पता नहीं है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस हिमाचल जीती थी, कर्नाटक जीती थी या उससे पहले के चुनाव जीती थी, तो यही मीडिया घंटे गिनता था कि इतने घंटे हो गए, कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है, कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन पा रही है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन आज की स्थिति में आप देखेंगे कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। यही नैरेटिव है। जनता के दिमाग में इस तरह से अपनी धारणाएं स्थापित कर दी गई हैं कि उसके पास सही और गलत सोचने समझने की आज जो विवेक होता है वो कमजोर हो गया है। आप देखिए कि उत्तराखंड में धामी हार गए थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आज बड़े आराम से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, फलानी जगह एक ऐसे आदमी को बना दिया जाएगा, तो किसी को भी बना सकते हैं वो। लेकिन अगर यही बात कांग्रेस की या किसी और दूसरे दल की होती तो वहां इन सवालों को दूसरी तरह से लिया जाता। तो नैरेटिव का मतलब आज यही है कि जो हम करें, हम कहें वो सही है और बाकी जो दूसरा करे वो सब गलत है। तो आज की तारीख में इंडिया का सबसे पहला काम है इस नैरेटिव को तोड़ना, गलत छवि को तोड़ना, गलत कहानी को तोड़ के जो सच कहानी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि जो अगला चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, काहे पे लड़ा जाएगा? बेरोजगारी पे, महंगाई पे, नफरत और विभाजन पे, जातिगत जनगणना पे, जनता की समस्याओं पे। ये ही सच्चाई है और इससे आप बच नहीं सकते। अगर कोई ये कहता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे फेल हो गए, बिल्कुल नहीं हुए। कांग्रेस हारी है, मुद्दे नहीं हारी। बेरोजगारी का सवाल आज और तेज हुआ है। क्यों? क्योंकि अब जनता को ये समझ में आ रहा है कि उस सवाल को कोई एड्रेस नहीं करेगा। उसको डर है कि कहीं कांग्रेस एड्रेस करना ना छोड़ दे। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपने उन्हीं उसूलों पर कायम है। कांग्रेस वही बात कर रही है कि हम हारे या जीते, हम लड़ाई मुद्दों की करेंगे। राहुल गांधी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि विचारधारा की लड़ाई है, इसमें हार जीत कोई है ज्यादा मायने नहीं रखती है। इसीलिए यहां पे इंडिया गठबंधन की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप ये बता रहे हैं, मीडिया जो है 3 दिन से इसी बात पे लगा हुआ है कि इंडिया गठबंधन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि इंडिया गठबंधन अगर मजबूत होगा तो वो सीधा सीधा मोदी जी के लिए मुसीबत बन जाएगा। तो मोदी जी को बचाने के लिए, जनता के दिमाग में भ्रम पैदा करने के लिए, जैसे पहले घमंडिया बोला था और बोला था ये नहीं चलेगा, रोज नई नई कहानियां मार्केट में लाई जा रही। लेकिन और जो बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, या जो पत्रकार हैं या जो विश्लेषक हैं इधर उधर से, उन पे भी चोट करने की कोशिश की जा रही है। जो चोट करने वाले हैं वो बेचारे नहीं जानते कि पत्रकार का मुख्य काम जो होता है वो जनता की आवाज उठाना होता है। पत्रकार
कांग्रेस की आवाज नहीं उठा रहा है कोई, पत्रकार समाजवादी पार्टी की आवाज नहीं उठा रहा है कोई, पत्रकार किसी भी पार्टी की आवाज, विपक्ष की किसी पार्टी की आवाज उठा रहा है। पत्रकार वो आवाज उठा रहा है जो जनता चाहती है और जनता नहीं बोल पा रही। वो बेरोजगारी की बात करता है, तो कांग्रेस के साथ उसको कैसे जोड़ लेते हैं ये, कह रहे बेरोजगारी की बात तो जनता भी कर रही है और आप भी कर रहे हैं। तो भाई हम क्या बात करें, हम ये बात करें कि पकोड़े बेच बेच के सारे रोजगार सब लोगों को मिल चुके हैं, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। तो इन सब बातों से किसी को भी हमें लगता है विचलित होने की जरूरत नहीं है। ना कोई विचलित होता है कि लोगों ने पहले क्यों नहीं लिखा ये और अब क्यों लिख रहे हैं और ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। इस तरह की बात करने वाले हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इन्हीं लोगों को इंदिरा गांधी कहती थी प्रतिक्रियावादी, हमेशा कहती थी। ये रिएक्शनरी फोर्सेस, इसके साथ में दक्षिणपंथी, ज्यादातर ये काम दक्षिणपंथी करते हैं, लेकिन कभी कभी जिनको हम लिबरल कहते हैं वो भी इस काम में आगे आ जाते हैं। तो प्रतिक्रियावाद जो है वो प्रगतिवाद दुश्मन होता है। प्रगतिवाद क्या होता है? जनता का विकास, जनता की कामयाबी, जनता को आगे बढ़ाना। तो इसलिए ये सारी बातें इंडिया गठबंधन के बारे में कही जाएंगी। आपको बता दें कि अभी 6 तारीख को जो मीटिंग हो रही है इंडिया गठबंधन की, वो जो संसद में हर पार्टी के नेता हैं उनकी मीटिंग होगी। शाम को 6 बजे है वो मीटिंग, खड़गे जी के यहां पे। और जो अध्यक्ष हैं इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टी जो अध्यक्ष है, उनकी मीटिंग सबकी सुविधा के अनुसार से दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होने वाली है। अभी अड़चनें बहुत आएंगी, सबको मालूम है। इसको मीडिया उठाएगा भी, मीडिया बड़ा खुश होता है कि देखो साहब ये ढूंढ के ले आए। अरे भाई, इतने पार्टियां एक हुई हैं, बहुत सारे झगड़े होंगे। खुद कांग्रेस में भी इतने झगड़े हुए जिसपे अब 3 दिन से लगातार लिख रहे हैं कि कांग्रेस को अगर किसी ने हराया है इसमें तो राहुल ने थोड़ी हराया, प्रियंका ने थोड़ी हराया, खड़गे ने नहीं हराया, गलत मुद्दे नहीं थे उनके, हराया उनके शत्रपों ने, उनके अहंकार ने, उनकी आत्ममुग्धता ने, उनकी गुटबाजी ने। उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, इसमें बहुत सारी बहसें होंगी और हम करेंगे, हम लिखेंगे इस पे। क्योंकि ये जो सोचता है मीडिया कि हम खाली इसकी आलोचना करते हैं या उसकी आलोचना नहीं करते, पत्रकार सबकी आलोचना करता है, लेकिन पत्रकार सिर्फ 2 बातों के लिए कमिटेड होता है। 2 प्रतिबद्धताएं होती हैं उसकी। एक सबसे पहली प्रतिबद्धता होती है उसकी जनता के प्रति अपने, और दूसरी प्रतिबद्धता होती है उसकी अपनी वैल्यूज के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति, कि वो क्या सोचता है। जो वो सोचता है वो बोलता है, और किसके लिए बोलता है? वो अपनी देश की जनता के लिए बोलता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें करना जरूरी भी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी, आपका स्वागत करता हूं ओम सैनी जी। और जयपुर में तो बिल्कुल अभी आफ्टर इफेक्ट दिखाई दे रहा है सैनी साहब। अभी अभी ये जीत की खुमारी उतर नहीं रही। 2 दिनों से जयपुर से जो खबरें आ रही हैं, जबकि वो टूरिस्ट प्लेस है और वहां से ऐसी खबरें दुखदाई हैं। आऊंगा आपके पास, लेकिन आपसे पहले जरा मैं प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, अब शायद आवाज आपकी आ रही होगी क्लियर। जरा आपसे समझूं, जो प्रस्तावना में जो अपनी बात में रख रहा था और आ रही आवाज, उन बातों को आगे बढ़ाते हुए एक तरफ महिलाएं हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, निकल करके बीजेपी के पक्ष में बम्पर वोट दे के आई हैं। दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर जो एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र नंबर 1 नंबर 2 है अपराध दर्ज होने, इनके खिलाफ जो अपराध है, महिलाओं पर जो अपराध है जो हो रहे हैं, उस पर नंबर 1 में ये राज्य हैं। बम्पर वोट दे के आती हैं बीजेपी को कि उनको सुरक्षा देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन तीसरी तरफ हम 2024 के नैरेटिव को देखते हैं तो वहां हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहा है। जनवरी का महीना शायद इस मामले को और भी ऊपर लेके जाए जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। कैसे देखा जाए इसको? राजीव जी, जो भी सोच हम इस रिजल्ट को लेकर बनाएं कि कौन सा मुद्दा हावी हो गया और कौन सा नहीं हुआ, तो उससे पहले इस बात पर जरूर गौर करें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव आयोग के समक्ष 15,000 शिकायतें पड़ी हुई हैं
और उसका निपटारा हुए बगैर इलेक्शन रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले यही लड़ाई लड़ने की जरूरत है पूरे इंडिया गठबंधन को कि 15,000 शिकायतें लंबित रहते हुए चुनाव आयोग ने वोटिंग की काउंटिंग कैसे करा दी, रिजल्ट कैसे ले आए। तो ये पूरा रिजल्ट ही संदिग्ध है, तो हम कैसे बोले इस मुद्दे पर उसको वोट मिल गया और उस मुद्दे पर वोट नहीं मिला। और इसलिए ये तो नैरेटिव है कि महिलाओं ने उनको ज्यादा वोट दे दिया तो हिंदुत्व के मुद्दे पर हो गया। हम तो देख रहे थे कि जब वोटिंग हो रही थी तो जब बैलेट पेपर गिने जा रहे थे तो कांग्रेस आगे चल रही थी, जब ईवीएम से गिनती होने लगी तो बीजेपी आगे हो गई। अमूमन होता यह था कि जब गिनती हो रही होती है तो शहरों की गिनती, शहरों से चूंकि बैलेट पोस्टल बैलेट्स ज्यादा आते हैं तो बीजेपी आगे रहा करती थी। तो मेरे सामने जब मैं एक राष्ट्रीय चैनल में बैठा हुआ था और मुझसे प्रतिक्रिया ली गई तो मैंने यही दी थी प्रतिक्रिया कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस आगे चल रही है तो समझिए कांग्रेस के पक्ष में सुनामी आने वाली है, ये मैंने कहा था। लेकिन एकदम उल्टा हुआ, एकदम उल्टा हुआ। तो ये पैटर्न जो एकदम से बदला है ये संदिग्ध है और ये संदिग्ध हमें बोलना पड़ेगा, बिना शर्माए हुए बोलना पड़ेगा। हम इस बात से कि लोग हमें बोलेंगे कि ईवीएम का रोना रो रहे हैं, हम बात को नहीं बोलेंगे। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। तो फिर बात बनेगी नहीं। ईवीएम का रोना रोना एक अलग बात है, लेकिन एक जो पैटर्न दिख रहा है जिस वजह से हमारे विश्लेषण फेल हो रहे हैं जमीन पर, स्टूडियो में, हर तरह से, तो इसको हम अगर पहचानते हैं तब हम कुछ कहने की स्थिति में होती है, अदरवाइज हम तो निराधार हो जाते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा सवाल, मैं फिर वहीं आता हूं, फिर आपके प्रश्न पर आऊंगा कि 15,000 शिकायतों का निपटारा चुनाव आयोग ने क्यों नहीं किया, कैसे गिनती करा दी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब आपके इस पर आते हैं कि इस चुनाव के बाद मान लीजिए जो नतीजे आ गए, अब वो मामले तो कोर्ट में चलते रहते हैं, ये चुनाव आयोग सुनेगा नहीं, वो सारी चीजें होंगी। तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए, इंडिया गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। सारे टीवी चैनल्स इंडिया गठबंधन की शीशा लेदर करने में लगा है। यह भी सच है कि शेड्यूल्ड तारीख एक्सटेंड हुई है और शेड्यूल्ड तारीख एक्सटेंड होने के पीछे जो रीजंस हैं वो भी विचार करने योग्य हैं। और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव नहीं लड़ा या फिर आज बैठक करने में दिक्कत आ रही है, इन सब के पीछे जो दिक्कत है उसको दूर करना वो एक कमजोरी के तौर पर सामने है। लेकिन ये इस कमजोरी को सुधारने का मौका है। इसका कारण ये है कि आज तक इतनी विसंगतियों के बावजूद किसी भी इंडिया गठबंधन के घटक दल ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहते, हम इंडिया गठबंधन से अलग होना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान एनडीए से लोग अलग हुए हैं, पार्टी अलग हुई है, लेकिन इंडिया से गठबंधन से कोई अलग नहीं हुआ है, कोई ना कोई जुड़ा है। तो ये इस बात की अहमियत को समझते हुए और इस चुनाव ने कई चीजों का, सवालों का निपटारा किया है। 2003 की स्थिति को फिर से 2023 में पैदा किया है ताकि 2004 वाली स्थिति 2024 में पैदा हो सके। उस समय यूपीए का गठन हुआ था, उससे पहले कांग्रेस का एटीट्यूड डिफरेंट होता था। वो कहती थी कांग्रेस कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम अकेला चलेंगे, यही तो पचमढ़ी था। लेकिन पचमढ़ी के उस स्टेशन से अलग हट के सबक सीखा कांग्रेस ने, यूपीए बनाया। आज एक बार फिर सबक सीखने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन बना है, उस गठबंधन को चलाना कैसे है, ये बड़ा सवाल है। और मुद्दे जिंदा है, आपने बहुत सही कहा, मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन उन मुद्दों को जनता तक मिलकर ले जाना गठबंधन के रूप में ये अनिवार्य आवश्यकता। 22 की बात की जा सकेगी, अन्यथा 24 की बात नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। एक बार प्रशांत टंडन जी आपके पास पहले आना चाहता हूं। प्रशांत जी,
कैसे देखा जाए 2024 से पहले 2023 का ये चुनाव, दोनों के बीच में अभी राम मंदिर का मुद्दा भी है और इस बीच खासकर राजस्थान के चुनाव में जिन मुद्दों को लाने की कोशिश की गई, हिंदुत्व का मुद्दा हो, ध्रुवीकरण का मुद्दा हो, वो मुद्दा सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी छाया रहा और ऐसे ही मुद्दे कहीं ना कहीं लाने की कोशिश इधर मध्य प्रदेश में भी हुई और बीजेपी इसमें सफलता प्राप्त कर गई। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अभी भी चर्चा जारी है। और यहां से हम अगर 2024 के चुनाव को देखें तो क्या फर्क आपको दिखाई देता है? क्या महिलाएं और हिंदुत्व के नाम पर ही बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी हमको, या यहां पर जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी बार बार ओबीसी की बात करते हैं और उसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी की बातें होती हैं, अदानी का नाम लिया जाता है, इन मुद्दों पर विपक्ष इन मुद्दों को कहें तो चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता है, ऐसा देखा जाए क्या? क्योंकि 2023 का रिजल्ट सामने है, उस आधार पर अब इसकी समीक्षा जरूरी है। इसलिए कह रहा हूं, उस हिंदुत्व और उस सो कॉल्ड महिलाओं के वोट की काट क्या है आखिर विपक्ष के पास? जी देखिए राजीव जी, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो तस्वीर एक निकलती है जो कुछ कहानी कहती है। पहली बात की देखिए, बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी, जैसा आपने कहा, हकीकत भी है कि चुनाव कोई भी हो, बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ती है। नरेंद्र मोदी सभी राज्यों में ध्रुवीकरण का मुद्दा लेकर गए और जिसने काम भी किया। तो एक वोटर बीजेपी का जो सांप्रदायिक अपील पर एक्टिवेट होता है वो एक बन गया है। तो क्या दूसरे मुद्दे बिल्कुल काम नहीं किए? तो मैं शकील साहब की बात से सहमत हूं कि दूसरे मुद्दों ने भी काम किया। और अब आप देखिए कि दूसरे मुद्दों ने कितना काम किया कि अगर तेलंगाना को भी जोड़ दें तो कांग्रेस को बीजेपी से करीब 9.5 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। जी, बीजेपी को वोट मिले हैं 4 करोड़ 80 लाख करीब और कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं। एवरेज जो है कांग्रेस का इन राज्यों में 40% है। तो अगर 40% मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया है और इन चुनावों में 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने वोट दिया और बीजेपी को 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने वोट दिया है, तो किन मुद्दों पर कांग्रेस को वोट दिया है? कांग्रेस को वोट दिया है उनके मैनिफेस्टो पर, कांग्रेस को वोट दिया है जातिवार जनगणना के मुद्दे पर, कांग्रेस को वोट मिले हैं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर। ये मुद्दे काम कर रहे हैं। तो अगर वो ये आंकड़ा होता है कि नहीं, कांग्रेस को 10% वोट मिले और बीजेपी को 55% वोट मिल गए, तो बात दूसरी होती। तो एक हिंदुत्व के मुद्दे पे एक सरकारें बन गई, सीटों का आंकड़ा अलग है, लेकिन जो मतदान हुआ और उस मतदान में जो आंकड़े आ रहे हैं वो। और अगर इन आंकड़ों को देखिए, आगे की तस्वीर क्या कहती है, अगर इन्हीं आंकड़ों को, जो कांग्रेस को काम करना है, अगर इन्हीं आंकड़ों को जो आए हैं विधानसभा में सीटें, उनको अगर लोकसभा में कन्वर्ट करें, ये मानते हुए कि एक लोकसभा में 8 सीटें होती हैं, तो कांग्रेस को राजस्थान में जहां पे 0 मिला था 2019 में, इस बार 11 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 14। अब आप देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, इस बार 9 मिल सकती हैं 2024 में। उन्हीं आंकड़ों को कन्वर्ट करें अगर। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस को 1 सीट मिली 2019 में, इस बार 5 मिल सकती हैं। और आखिर में छत्तीसगढ़ में जहां पे 11 सीटें हैं राज्य में, और 11 में से 9 बीजेपी के पास चली गई थी, और इस बार कांग्रेस को 8 सीटें जो है
3 सीटें मिल सकती हैं जो अभी आंकड़े आए। आप कुछ कह रहे हैं? जी प्रशांत जी, थोड़ा सा इसमें मेरा एक सबमिशन है, शायद आप बता रहे हैं तो इसमें आप इसको जोड़ सकते हैं। पिछली दफ़ा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी बड़ी दमदारी के साथ सरकार बनाई थी 2018 में। छत्तीसगढ़ में 68 सीटें लेके आई थी कांग्रेस पार्टी, 68, लेकिन 11 में से 9 सीटें बीजेपी लेकर चली गई थी, मात्र 2 सीटें जीत कर आई थी। इसी तरह 114 सीटें लेकर आई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विधानसभा में। लोकसभा में 28 सीटें बीजेपी लेकर चली गई और राजस्थान में तो 25 की 25 सीटें बीजेपी लेकर चली गई। जरा इस पे बताइए, क्योंकि अभी का आकलन और 2018-19 के आकलन में जो फर्क है वो यहां रखना जरूरी है। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो पहली बात कि ये जो अभी जो सीटें आई हैं, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा, काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाकर काम करना पड़ेगा। इतनी सीटें तो आपकी इंश्योर्ड है अगर आप काम करेंगे तो। दूसरी बात कि देखिए, पिछली बार पुलवामा का चुनाव था, पुलवामा बालाकोट पे चुनाव चला गया था, हम उसको भी किनारे रख के बात करें और हम ये मान के चले, बहुत से लोग पिछले 20 साल का आंकड़ा दे रहे हैं, पिछले 20 साल के चुनाव के, और कांग्रेस के कुछ नेता भी पिछले 20 साल के चुनाव में और आज के चुनाव में तुलना नहीं की जा सकती है। अब सोशल मीडिया है, अब बूथ मैनेजमेंट का चुनाव है, अब चुनाव जो है एक इंडस्ट्री के तौर पर लड़ा जाता है, तमाम कंसल्टेंट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके सहारे चुनाव लड़ा जाता है। अब पॉलिटिकल चुनाव बिल्कुल पहले के तरीके का पॉलिटिकल चुनाव नहीं होता है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि तो इस बार अगर जो है कांग्रेस को ये वेकअप कॉल है। मुझे लगता है कि पिछली बार इतनी जब कंफर्टेबल मेजॉरिटीज आ गई थी 3 राज्यों में, थोड़ा सुस्ती आ गई होगी, और इस बार एक उनको अलर्ट कॉल, एक अलार्म बजा है, और ये क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का स्कोप है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सीटें आ जाएंगी, मैं कह रहा हूं स्कोप है, और वो स्कोप को आप कन्वर्ट अपनी मेहनत से कर सकते हैं, जाकर कर सकते हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस को करना क्या है, नैरेटिव। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं कि कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले, लगभग 5 करोड़ वोट मिला है इन विधानसभा चुनाव में, कि उसको किसी मीडिया नैरेटिव से, किसी और आलतू फालतू सलाहकारों से दिग्भ्रमित नहीं होना है। उसके मुद्दे काम कर रहे हैं और उनपे अब आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना है। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं रहा, जो शकील साहब ने कहा वो सब कि नेताओं का एरोगेंस, और ये बात तो हम लोग भी जानते हैं राजीव जी कि कांग्रेस के नेताओं को ये सीखना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स 24 घंटे का काम है और पॉलिटिक्स बहुत विनम्रता का काम है। मैं किसी छोटे मोटे पत्रकारों की और यंग पत्रकारों की या किसी और का क्या करूं, कांग्रेस के जो तमाम नेता तो संपादकों के फोन नहीं उठाते। तो उनको ये सीखना पड़ेगा कि इस दौर में आप बीजेपी में ये खूबसूरती है। मैं इसकी बीजेपी में तारीफ करूंगा कि बीजेपी में उनके नेता एक्सेसिबल हैं, सत्ता में होने के बावजूद भी। वो भले ही वो अपना एजेंडा थोपे, वैचारिक रूप से कुछ भी हो, लेकिन वो एक्सेसिबल हैं आज भी। तो ये कांग्रेस को एक तो माइक्रो मैनेजमेंट। दूसरी बात देखिए, बीजेपी ने चुनाव का एक टेम्पलेट तैयार किया कि एक नफरत फैलाने वाला मीडिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक लचर और पक्षपातपूर्ण इलेक्शन कमीशन और हिंदू मुस्लिम कार्ड, ये उसका पैकेज है। आप ये मान के चलें कि बीजेपी ऐसे ही चुनाव लड़ेगी। आपको इसके तरीके निकालने पड़ेंगे। बाहर अगर सर्दी है दिसंबर में राजीव जी, तो हम सर्दी कम नहीं कर सकते, हम कोट पहन सकते हैं सर्दी से बचने के लिए, उपाय ढूंढने पड़ेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए एक समय है
कि जितना जल्दी वो इन सब चीजों से जो है वो उबर जाए और नए सिरे से चीजों को काम करे। लेकिन नैरेटिव की जहां तक बात है, वो नैरेटिव जो अभी के हैं वो काम कर रहे हैं, उनको और शार्पन करना है, उनको माइक्रो मैनेजमेंट के साथ उनकी सिनर्जी करनी है। राजीव जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें, बहुत गंभीर बातें आज हो रही हैं और शायद कांग्रेस के लोगों को या इंडिया गठबंधन और बीजेपी सबको सुनना चाहिए। ये डिबेट, ये जानकारी परख है कि कौन कितना सुनता है ये तो उनके ऊपर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधे ओम सैनी जी के पास आना चाहता हूं। सैनी साहब, एक नैरेटिव की बात हम कर रहे हैं कि सेट हो रहा है 2024 का नैरेटिव, इसी को लिख भी रहे हैं और इसी के इर्द गिर्द चर्चा भी कर रहे हैं हम, और 2023 के चुनाव को सामने रखकर 2024 में चुनाव कैसे होने जा रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप सुन ही रहे हैं हमारे तमाम साथियों की बातें। आपसे जरा समझना चाहता हूं, हम लोग भी राजस्थान चुनाव या दूसरे राज्यों के चुनाव को कवर करने के लिए जब ग्राउंड पे गए तो कुछ कुछ बातें ऐसी हो रही थी जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं वो सर्टिफिकेट लेकर के जैसे घूम रहे हो उस हिसाब से बातें करते थे कि देखिए मोदी जी ने क्या क्या कर दिया और इसीलिए मोदी जी को आना चाहिए। वहां एक तो लाइव डिबेट में मुझे जहां तक ध्यान है, जोधपुर में शाम को मैं डिबेट कर रहा था और वहां किसी ने यहां तक कहा कि भले सीएम बनाना हो लेकिन मोदी जी को ही वोट देंगे हम। तो इस ढंग से एक नैरेटिव सेट हो गया है और उसमें चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे कट्टरता की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, कन्हैया लाल सेट करने की बात हो, और उसके बाद अभी 2 दिन से जो पिक्चर हम देख रहे हैं राजस्थान की, उसकी बात हो, और दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई, फिर बैंकों के पैसे या गरीबों के पैसे जो हैं वो किसी एक या 2 उद्योगपति के नाम, देश के किस उद्योगपति के थ्रू चलाया जा रहा है, वो ऐसी तमाम बातें, जाति आधारित जनगणना, जो जन सामान्य के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस दिखाई दी थी। और कहीं ना कहीं लगता ऐसा है कि इंडिया गठबंधन भी 2024 के चुनाव को इसी के इर्द गिर्द लड़ता हुआ दिखाई दे। क्या लगता है आपको कि एक ये मुद्दा जो बीजेपी का मुद्दा है, जिसमें ये तमाम बातें हैं, जिसमें कट्टरता यानी कि जिसमें सांप्रदायिकता का मसला है, जिसमें राम जन्मभूमि की बात आएगी, राम मंदिर की बात आएगी, 370 की बात आएगी और हिंदुत्व की बात आएगी। अब आज संसद चल रहा है और उसमें सदन के अंदर सनातन धर्म को लेकर आज चर्चा चल रही थी। ये सारी बातें, धर्म के इर्द गिर्द राजनीति को रखने की कोशिश, क्या जन सामान्य के मुद्दे उस पर हावी हो पाएंगे? 2023 के इस रिजल्ट को सामने रखते हुए जरा आपसे समझना चाहता हूं। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ऊपर अच्छा ठीक है, जरा आप तब तक अनम्यूट कीजिए। राहुल लाल जी के पास आता हूं। जी जब तब तक ये कीजिए या एक बार देखिए हमारे साथ। जी बात कीजिए प्लीज। राहुल लाल जी, कैसे देखते हैं आप? सवाल मैं रख चुका हूं ऑलरेडी और इसके इर्द गिर्द मैं इस चर्चा को इसलिए ले जाना चाहता हूं क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है यहां पे कि जाति आधारित जनगणना को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश, राहुल गांधी ने 2 बातें महत्वपूर्ण ढंग से रखी हैं। आप देखिए, एक जाति आधारित जनगणना और एक अदानी का मसला। इन दोनों को और देखा जाए तो ये दोनों मामला जो है, ये दोनों मुद्दे गांव गांव तक पहुंच चुके हैं। मैं पर्सनली आंखों से देख और कानों से सुन के आया हूं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल गांव में भी, हालांकि वो लोग वोट बीजेपी को दे दिए, तभी तो बीजेपी सत्ता पे है। जो ईवीएम की बात हो रही है, ईवीएम को किनारे रख दें, 15,000 शिकायतों की बात को भी किनारे रख दें। जो प्रेम कुमार जी बात कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उसके बाद भी क्या ये मुद्दे इतने बीजेपी के जो मुद्दे हैं, जो हवा बनाकर बीजेपी रखी हुई है, वो इतने महत्वपूर्ण है या इतने प्रभावी हैं कि जन सामान्य के मुद्दे जो हैं वो हवा हो जाते हैं? देखिए राजीव जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश का भ्रमण तो मैंने भी किया और तमाम जो आपके अनुभव रहे उसी किस्म के हमारे भी अनुभव रहे। तो ये जरूर तय है कि जो कांग्रेस के मुद्दे थे वो उसको कांग्रेस ने अपने ढंग से जनसामान्य तक पहुंचाया भी
और चाहे वो कांग्रेस के समर्थक वर्ग हो या विपक्षी वर्ग हो, उन तमाम लोगों के सामने में वो मुद्दे थे, तो वो लोग चर्चा भी कर रहे थे उन मुद्दों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आखिरी समय काफी आक्रामक होके, अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में कहूं, जिस तरह से कन्हैया लाल का मामला, तो जैसे जैसे वो आखिरी चरण में प्रधानमंत्री जी खुद जा रहे थे और उन मुद्दों को लेके जा रहे थे, सांप्रदायिक मुद्दों को लेके, और उसने चुनाव को प्रभावित किया। परिणाम से तब स्पष्ट यही चीजें दिख रही है। हालांकि हम लोगों को यह भी चीज देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की सफलता मुझे यह दिख रही है कि वहां पे कांग्रेस के वोट शेयर में, राजस्थान में कांग्रेस के वोट शेयर में 0.23% की वृद्धि हुई है। तो एक ऐसे राज्य में जहां पे कि सत्ता बदलने की रणनीति हो, खुद कांग्रेस के समर्थक भी कह रहे हो, क्योंकि मैं लगातार जिससे भी बात कर रहा था मैं ये चीज कह रहा था कि आप लोकसभा में किसको वोट करेंगे और विधानसभा में किसे करेंगे। कई लोग ऐसे मिल रहे थे जो कह रहे थे कि अभी तो वोट नहीं करेंगे, अभी तो बीजेपी को वोट करेंगे, लोकसभा में जो है कि सोचेंगे कि क्या करना है। तो एक सत्ता बदलने की प्रवृत्ति के बावजूद भी कांग्रेस के वोट शेयर में वृद्धि हुई। तो कांग्रेस ने जरूर जो है कि अपने ढंग से अपनी चीजों को रखा, और यही कारण है कि हम लोग देख रहे हैं कि चारों राज्यों में हर तरफ जो है उनका न्यूनतम 40% का वोट शेयर बना रहा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तुलना में उनके मतों की संख्या ज्यादा रही। लेकिन जो मूल चीज है कि जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं उसे और जमीनी स्तर पर आपको और ले जाने की जरूरत है, जिससे आपके मुद्दों की धार बनी हुई रहे। क्योंकि लोग, अगर लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं कई बार, तो कई बार लोग एक परेशान भी है, मतलब लोगों में कई तरह की समस्याएं भी दिख रही है हम लोगों को, कि लोग महंगाई की बात भी कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक मामले में उलझ जाने के कारण वो बीजेपी को वोट देने की बात भी कर रहा है। तो यह एक चुनौती है इस समय कि अगर जो लोग उस ट्रैप में फंस जा रहे हैं, जो सांप्रदायिकता के ट्रैप में फंस रहे हैं, उनको आप कैसे निकालते हैं। ऐसे स्थिति में ये कांग्रेस और कांग्रेस के जो, देखिए राहुल गांधी काफी ज्यादा जमीन पे है, सुपर एक्टिव है, लेकिन जो कांग्रेस का पूरा जो नेताओं की श्रृंखला है उनको जमीन पे बिल्कुल जाके एक एक व्यक्ति को आपको समझाने का काम करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से चीजें काफी बदली हैं, और वही कारण है कि 40% के वोट शेयर को कांग्रेस अभी भी इस परिस्थिति में, जब भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक होकर चुनाव प्रचार करती है, वो लगातार चुनाव प्रचार में ही शामिल रहती है, वो एक चुनाव खत्म होते हैं वो अगले चुनाव के ऊपर एक्टिव रहता है, तो 24/7 सत्ता चलाने का काम वो नहीं कर रहा है, वो चुनाव के एक तरह से चुनाव प्रबंधन की मशीन बने हुए हैं। तो उस स्थिति में आप देखिए, विपक्ष के लोग हैं, तो विपक्ष के लोगों को अब तो सत्ता में भी आप जब नहीं है, तो वैसे स्थिति में यह भूमिका आपको भी करनी पड़ेगी। और सच्चाई की लड़ाई, मैं मानता हूं कि सच्चाई की लड़ाई के आधार पे एक भारतीय जो कांग्रेस की राजनीति और दूसरी तरफ है सांप्रदायिकता नफरत की राजनीति को लेकर, नफरत की राजनीति पर राजीव जी पहुंचाना आसान चीज होता है, वो भारतीय जनता पार्टी एक आसान विकल्प का चयन करती। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कठिन विकल्प का चयन किया है। वो आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उसमें कई सारे कठिनाइयों के मार्ग भी होते हैं, और वो कठिनाइयों के मार्ग हम लोग को जमीन पर दिख भी रहे हैं। लेकिन अंततः अगर इसमें पूरी ताकत लगाई जाए तो ये ना जीते, इसकी कोई संभावना नहीं है। और कांग्रेस ने काफी हद तक जमीन पर इसको करके दिखाया भी है। हमें लग रहा है कि इन 3 विधानसभा चुनावों को जीतने के बाद हो सकता है कि 2024 में कांग्रेस नुकसान में चली जाती, लेकिन कहते हैं कि जब विद्यार्थी मुख्य परीक्षा देता है तो उसके पहले कई सारा मॉक टेस्ट देता रहता है। वो मुख्य परीक्षा के पहले अपनी तैयारियों को देखे। इसको कांग्रेस और टीम इंडिया के लोगों को इसको एक मॉक टेस्ट के रूप में देखना चाहिए कि हाँ, इसमें कहां पे हमें से क्या कमियां रही और उसको हम किस तरह से और आगे अग्रसर कर सकते हैं। इस रणनीति के साथ चलेगी वो, अपने कमियों को दूर करके। मुद्दों में कमी नहीं है, वो मुद्दे जनता तक जा भी रहे। अब आपको और ज्यादा जो है कि चूंकि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध नहीं, यानी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, जो विरोधी पार्टियां हैं, टीम इंडिया के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो चुनाव में होना चाहिए वो स्थितियां नहीं है यहाँ पे। तो उस स्थिति में आपकी क्या रणनीति? देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्यों होगी? आपको जनता के बीच में जाने की वही गांधी जी वाले पुराने फॉर्मूले पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्य मीडिया के माध्यम से आप अपनी बातों को नहीं पहुंचा सकते। दूसरे जो तमाम प्लेटफॉर्म है वहां पर आपकी स्थिति वैसी नहीं है। जो अलग संवैधानिक संस्थाएं वो दबाव की स्थिति में है। तो इस स्थितियों में जो तमाम तरह के जो आपके लिए कांटे बिछाए गए हैं, वहां से जो निकलने का रास्ता है वो रास्ता वही है। तो हमें लग रहा है कि जो राहुल गांधी का रास्ता है वही कांग्रेस के निचले स्तर तक के नेताओं को उसी तरह से जो है कि प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। वो तो काफी सुपर एक्टिव होता है, लेकिन दूसरे लोग सुपर एक्टिव नहीं होते हैं। मैं प्रशांत जी की इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तमाम जगह सत्ता में हैं, लेकिन उनसे मिलना ज्यादा आसान चीज है। कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए जो निचले स्तर के भी जो नेता है, उनके एमएलए हैं या पूर्व एमएलए भी है, पूर्व एमपी भी है, शायद उनसे मिलना एक कठिन चीज है। तो ये जो एक नेचर है आपका, इस नेचर को निचले स्तर तक बदलने की जरूरत है। यानी राहुल गांधी जिस कार्य संस्कृति में जी रहे हैं, जो उन्होंने ऊपर स्तर पर बनाया है,
उस पूरे के पूरे वर्क कल्चर को पूरा कांग्रेस फॉलो करे, आपको ये बदलना पड़ेगा। जो टीम इंडिया है, देखिए मैं मानता हूं सितंबर के बाद जो तमाम तरह की चीजें हुई, अब इसको टीम इंडिया को आपको मजबूती के साथ खड़ा करना पड़ेगा। टीम इंडिया के 10 तरह के बयान नहीं आने चाहिए। आप कैसे इसमें कभी संवादहीनता की स्थिति ना हो, और हमें लग रहा है इसके ऊपर काफी मजबूती से काम भी हो रहा है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल लाल जी, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत भी आज की तारीख में है। हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा ओम सैनी साहब। सैनी साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी उस समय, लेकिन उम्मीद करता हूं अभी भी नहीं आ रही है आवाज़। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, क्या दिक्कत हो गई? जरा चेक करो, जरा बात करो सैनी साहब से कि और यहाँ से गाइड कर दो अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो, है ना। ज़रा गाइड कीजिए। तब तक डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास आना चाहता हूँ। आपसे भी वही बात, नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है और बात यह हो रही है कि क्या हिंदुत्व का मुद्दा, आपने देखा छत्तीसगढ़ में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो जनसंख्या का जो आधार है वो आप देखिए 4% मुसलमान मात्र हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो मोहम्मद अकबर कवर्धा से पिछली दफ़ा 2018 के चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से, रिकॉर्ड मतों से 60,000 वोटों से जीत के आते हैं, वो इस बार चुनाव हार जाते हैं। जो कद्दावर नेता रविंद्र चौबे, नाम ले रहा हूं, जो 7 बार लगातार चुनाव जीतते हैं, वो कद्दावर नेता ही नहीं मंत्री हैं, थे कैबिनेट में, वो चुनाव हार जाते हैं इसलिए क्योंकि बीजेपी ईश्वर साहू नाम के उस इंसान, उस पिता को टिकट देती है जिसके बेटे की कॉन्फ्लिक्ट में, दो हिंदू और मुसलमान के बीच की एक छोटी आपसी मतभेद में जो घटना घटती है, जान चली जाती है और उसके बाद वो जीत जाते हैं। और उसके उतना ही नहीं, रायपुर शहर में मुसलमानों की संख्या थोड़ी है। रायपुर शहर की 4 सीटें चली जाती हैं, 4 सीटें चारों चली जाती हैं बीजेपी के पास। छत्तीसगढ़ के टोटल 19 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, शहरी इलाकों में 19 में से 18 सीटें बीजेपी जीत जाती है और सब तरफ चर्चा इसी भेद का, इसी की होती है। आप चूंकि वहां हैं इसलिए जानना जरूरी है कि और चूंकि वहां, इसलिए मैं वहां के संदर्भ की बात कर रहा हूं। ओम सैनी साहब चूंकि राजस्थान से जुड़े थे तो इसलिए मैं राजस्थान का संदर्भ दे रहा था। लेकिन इन संदर्भों को यहां रखने का मतलब यह है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि क्या बीजेपी, जैसा प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे और हमारे दोनों साथी शकील अख्तर जी, प्रेम कुमार जी और उनके बाद राहुल लाल जी, ये चारों साथी हमारे यही बात कह रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी इसी हथकंडे को, इन्हीं मुद्दों को ऊपर, यह मुद्दा तो कहना भी मुद्दों को शर्मसार करना है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं बीजेपी के लिए यही मुद्दा है। लेकिन क्या इन मुद्दों पर जाति आधारित जनगणना, सामाजिक न्याय की बात करना नाकाफी है, यह माना जाए, या इन मुद्दों से भी बीजेपी को कांग्रेस या इंडिया परास्त कर सकती है, यह माना जाए? लेकिन उसके लिए क्या कुछ करना होगा, जरा एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते यह भी आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, मेरा अपना मानना है कि 2024 का जो नैरेटिव है वो सेट हो रहा है नहीं, बल्कि वो सेट हो चुका है, क्योंकि दोनों के ही पास अब इस दोनों चीजों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस जिस तरीके से जमीनी मुद्दों को उसने उठाया है, हमको 2-3 चीजें इसमें गौर करनी पड़ेगी और खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पर पहली बार मैं देख रहा हूं, शायद आप सब लोग भी पहली बार गौर कर रहे होंगे, खासकर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद ये जितने भी जमीनी मुद्दे हैं, जो भौतिक मुद्दे हैं, सुख सुविधाओं के गारंटियां, वादे, ये पहली बार इतने मुखर होकर जो है इन चुनावों में उनको इंट्रोड्यूस किया गया। छत्तीसगढ़ की बात अगर करूं तो यहाँ पर जब चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, तो कुछ अखबारों ने हेडिंग ये लगाई कि भरोसे की सरकार पर भारी पड़ी मोदी की गारंटियां। मतलब एक तरफ तो जो ध्रुवीकरण के जो मुद्दे हैं उनको तो मतलब बोल्ड किया ही जा रहा है, एम्बोल्डन किया जा रहा है, उनको गाढ़ा किया ही जा रहा है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से बहुत पीछे नहीं है, हमारे पास भी कुछ मुद्दे हैं, वादे हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस की देखा देखी ही पूरा का पूरा घोषणा पत्र जो तैयार किया गया। अब जिन चीजों को रेवड़ियां कहते थे उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे जो वादे जो है वो सब शामिल किए अपने घोषणा पत्र में।
जैसे धान का समर्थन मूल्य, वहां पर राजस्थान की इसमें मैं घोषणा पत्र देख रहा था, उसमें तो पोस्ट ग्रेजुएट की लड़कियां हैं उनको स्कूटी तक देने की बात की जा रही थी, गैस सिलेंडर की बात पहली बार आई। लेकिन इसलिए देखिए अब मतलब इसको बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि उनके पास जमीनी जो ध्रुवीकरण का मुद्दा तो था ही था उनके पास, उन्होंने अब उसमें एक ऐड कर दिया है, वो है यथार्थवादी जो मुद्दे जो जिनको हम कहते हैं या भौतिक सरोकार के जो मुद्दे हैं वो सारे के सारे। नौकरियों की बात अब भारतीय जनता पार्टी भी करने लगी है। और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, हमको मतलब कम से कम कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए, इंडिया गठबंधन को नहीं भूलना चाहिए कि 22 तारीख के बाद राम मंदिर का जो इशू है वो बहुत बड़ा, उसको भुनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। पूरे देश में इसका न्योता घरों घरों में भेजा जा रहा है। मैं तो बहुत छोटी जगह पे रहता हूं, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर अभी से बहुत सारी जो प्रभात फेरियां निकलने लग गई हैं, बहुत जगह पे इसकी तैयारियां की जाने लग गई हैं, हर घरों से कुछ न कुछ जाने की तैयारी है। कोशिश ये की जा रही है कि हर राज्य से कुछ यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी तक ले जाया जाए। मतलब भावनात्मक रूप से एक बड़े मुद्दे को उसको उठाने की कोशिश तो हो रही है। तो ये तीनों चीजें एक साथ शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा जो है एक बहुत बड़े व्यापक रूप के साथ सामने जाएगा। अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, देखिए आपने बहुत सारी सीटें बताई। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल जो लगातार 7 बार जीते थे, यहां से दक्षिण रायपुर की ही सीट है, बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, छात्र नेता के रूप में शुरू किया उन्होंने। उनके खिलाफ कांग्रेस ने महंत राम सुंदर दास को उतारा, जो कि एक संत है। जैतू साव मठ जहां गांधी जी आके रुका करते थे उसके वो ट्रस्टी हैं। रामलोचन मंदिर, राजू लोचन मंदिर बड़ा प्रसिद्ध यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर, उसके ट्रस्टी हैं। पता नहीं कितने मंदिरों के वो ट्रस्टी हैं, वो हार गए। इसका मतलब यह है कि जो बहुत समय तक ये कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस जो है वो भी एक तरह से अगर सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा लाए तो वो तो पराजित हो ही गए। देखिए ये बिल्कुल कटु सत्य है कि उन मुद्दों को अब आज ये कहा जा रहा है कि आखिर ये सब चीजें क्यों की गई, जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था। वो प्रशंसा करने वाले भी वही लोग हैं, आलोचना करने वाले भी वही लोग हैं। अब तो उन कांग्रेस के विधायकों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिन्होंने लाखों रुपए का चंदा राम मंदिर में भेजवाया, बकायदे उसका चेक जो है भूपेश बघेल के लिए दिया और उसके बाद उसके फोटो खिंचवाए और उसको बकायदे अखबारों में छपवाया गया। ये बातें धीरे धीरे जो है वो सामने आती जा रही है। मेरा ऐसा ख्याल है कि कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए अब 2-3 चीजें रह गई हैं कि उनको लोगों तक अब ये बात समझानी पड़ेगी कि किस तरीके से आपके जीवन के लिए कौन से मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण है। मुद्दे दोनों हैं उनके पास, भारतीय जनता के पास ध्रुवीकरण का भी है और बाकी मुद्दे भी हैं। अब छत्तीसगढ़ में तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये समझाने में लोगों को सफल रह गई कि 31 रुपए का हम जो आपको धान का प्रति क्विंटल की कीमत दे रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि कांग्रेस जो है वो 32 रुपए आपको दे रही है। कांग्रेस ने कर्ज माफी की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज माफी की कोई घोषणा नहीं की, तो भी लोगों ने चुना। तो कांग्रेस को इस बात से संतोष कर लेना पर्याप्त नहीं रह गया कि हमारा वोट परसेंट जो है वो बढ़ा है। राज्यों के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बात का संतोष लेकर बैठ सकती है कि चलो भाई कोई बात नहीं, सरकार तो नहीं बनी लेकिन हमारा वोट परसेंट बढ़ गया? ये अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो आपका सत्ता हासिल करना है, ये है ही। ये बिल्कुल हार्श रियलिटी है जिसको आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, अब जैसे राजस्थान की जो घटना हुई है, ऐसे देखिए अगले 3-4 महीनों में जिन जिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, इन 3 राज्यों में जीत के कारण जो उत्साह बढ़ा है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी। बहुत जगह जुलूस निकलेंगे, बहुत जगह हो सकता है नॉनवेज की जो दुकानें हैं उसको बंद किया जाएगा, बहुत जगह मस्जिदों के सामने फिर से वही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अब ये कांग्रेस का मतलब एक तरह से लक्ष्य होना चाहिए कि इन चीजों का असर क्या समाज पर पड़ रहा है वो लोगों को समझाए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी भी बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। बहुत सारी गलतियां करेंगे, उन गलतियों को आपको सामने लाना पड़ेगा। और मेरा अपना मानना है, जिसको मैं पिछले 2-3 सालों से कह रहा हूं, कि 1 अगेंस्ट 1 ये अंतिम फार्मूला है। बाकी आप चीजों को बाकी जितने भी आप विमर्श की बात कर लीजिए, जो कुछ कर लीजिए, लेकिन जमीन पर जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास के खिलाफ
एक ही आपका उम्मीदवार नहीं होगा। तो अब ये इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है कि वो किस तरीके से संगठित चेहरे के साथ जाता है। आप चाहे जितने तरह के विमर्श कर लीजिए, जितने तरह की यात्राएं निकाल लीजिए, लेकिन आपके मतों का विभाजन होता है तो हो सकता है कि आपका वोट परसेंट बढ़ जाए, लेकिन ये संतोष की बात नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है राजीव जी। बिल्कुल 1 अगेंस्ट 1 ये बात इंडिया गठबंधन के लोग भी शायद सोच रहे होंगे। और जैसा अभी शकील अख्तर जी बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन के जो यहाँ संसदीय दल के जो मेंबर हैं वो 6 तारीख को मिल रहे हैं, लेकिन इसी सप्ताह दूसरे सप्ताह में या तीसरे सप्ताह में जहां तक खबर ये आ रही थी शकील जी की 17 तारीख को मीटिंग है अध्यक्ष तमाम पार्टियों के अध्यक्षों के साथ में। आप बेहतर बताएंगे, आपके पास आऊँगा तो ज़रा इस विषय में और बताइएगा कि क्योंकि ये चर्चा भी कल से खूब चल रही है कि इंडिया गठबंधन में ही मतभेद है और इसी कारण क्योंकि कुछ एक बयान ऐसे आ गए और उस बयान के बाद और जानते हैं कि मीडिया में किस ढंग से विपक्ष के बयानों को दिखाया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है। खैर ये चलता रहेगा, हमारा काम दोनों पक्षों को सामने लाकर रखना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, यही रहता है, इसलिए हम पर इतने लोग भरोसा भी करते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं? हम लोग नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं, सेट हो रहा है 2024 का नैरेटिव। जैसे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी ने शुरुआत में अपनी बात रखी कि नैरेटिव जो है वो सेट नहीं हो रहा है, सेट हो चुका है। और अगर माना जाए तो बहुत हद तक उनकी बात सही है कि सेट होने में और इसके लिए बहुत ज़्यादा कहें तो कोई न्यूटन के लॉ की ज़रूरत नहीं है या बहुत बड़े रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। सीधा सिंपल सी बात है कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते रहिए, आप 370 और विश्व गुरु और राम मंदिर की बात करते रहिए और नैरेटिव खुद ब खुद सेट हो जाएगा। आप यूजीसी ने अभी 3-4 दिन पहले ही आदेश कर दिया है कि हर कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगाए जाएंगे, सेल्फी पॉइंट्स लगाए जाएंगे और ये सब होगा ही। कई जगहों पे दिल्ली और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो सकता है छोटे सिटीज़ में भी अब प्रधानमंत्री की योजनाओं का डंका बजाया जा रहा होगा, अलग अलग गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े प्लाज्मा लेकर के। तो बहुत कुछ हम देखेंगे, इसीलिए आज से हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका आरंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि अब नजरें 2024 पर टिकी हुई हैं। क्या जाति आधारित जनगणना इन सब पर भारी हो सकता है? क्या अडानी को एक्सपोज करना इन सब पर भारी हो सकता है? ये 2 प्रमुख मुद्दा। क्या 15 लाख रुपए मोदी ने जुमला कहकर नकार दिया, ये भारी हो सकता है? क्या बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करना, हर साल हम इतने लाख नौकरियां देंगे, ये भारी हो सकता है? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा करना और उसको लागू करना, हम जब आएंगे सरकार में तो लागू करेंगे, ये भारी पड़ सकती है ये योजना? क्या जैसे राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 से 50 लाख करने की घोषणा, वो इन तमाम चीज़ों पर भारी पड़ सकती है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और क्या ये हैवीवेट मुद्दे हैं या हैवीवेट मुद्दा इतना बड़ा वहां पे है, बना दिया गया है कि ये मुद्दे जो हैं वो हवा हवाई हो जाएंगे, हवा महल के उस बाल मुकुंद के सामने तो बिल्कुल फूंक कर उठ जाएंगे ये मुद्दे। एक जो बाल मुकुंद हैं वो कुल 974 वोट से जीते हैं, तो वो जितने हवा हवाई मुद्दे हैं आप समझ सकते हैं कि वो कितने हवा हवाई मुद्दे हैं। बात यही है कि कांग्रेस को अपने मुद्दों पे टिके रहना है और इंडिया गठबंधन को भी जो है वो जो असली मुद्दे हैं उन पे टिके रहना है, और इन्हीं मुद्दों के जरिए ही जो है भारतीय जनता पार्टी की खाट हो सकती है, जिसमें जातिगत जनगणना का सवाल है, अडानी को बेनकाब करने का सवाल है, राष्ट्रीय संपत्तियों को औने पौने दामों में बेचे जाने के सवाल हैं, गैस सिलेंडर के दाम है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वहां 400 रुपये का सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे मुद्दे, मुझे लगता है इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जो है वो घेरा जा सकता है और आसानी से घेरा जा सकता है। जहां तक राम मंदिर का सवाल है राजीव जी, वो राम मंदिर एक तो मुझे लगता है इस पे भारतीय कांग्रेस को जो है वो बड़ी अपनी स्पष्ट नीति जो है अपनानी पड़ेगी, और जो आस्तीन के जो क्या पले हुए हैं पहले उन लोगों को निकाल के बाहर करना होगा जो राम मंदिर को लेकर के उल्टी सीधी बातें तमाम तरह की करते रहते हैं। स्पष्ट बात करनी होगी कि ये जो भी मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, बाबरी मस्जिद बनेगी वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनेगी। तो ये मोदी जी अगर राम मंदिर बनवा रहे हैं तो मोदी जी बाबरी मस्जिद भी बनवाएंगे। अगर ये मोदी जी बनवा रहे हैं राम मंदिर तो बाबरी मस्जिद तो मोदी जी बनवाएंगे फिर। तो ये सारी चीजें जनता के कुछ नहीं,
क्यों बनवाएंगे? नहीं, बिल्कुल बनवाना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का बनवाया हुआ मंदिर जो है, आप कह रहे हैं कि आपने बनवाया है, तो बाबरी मस्जिद बनेगी, वो कौन बनवाएगा फिर उसमें भी तो सरकार का पैसा लगना है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको बाबरी मस्जिद भी बनवानी है, तो बाबरी मस्जिद भी बनवानी पड़ेगी, तो अब बनवाएंगे। तो अब वो मसला आ रहा है कि मोदी जी उसके उद्घाटन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बाबरी मस्जिद के उद्घाटन में, या उसका शिलान्यास होगा उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो अलग का मसला है। लेकिन ये बात लोगों भी लेकर के जानी होगी कि ये अगर बन रहा है कोई मंदिर, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, और ये बनना ही था। मोदी जी का इसमें कोई योगदान इस तरीके का नहीं है। मोदी जी का ही बयान था कि अदालत जो तय करेगी वो होगा, तो मोदी जी ने जो अदालत ने तय किया उसको कर रहे हैं, सरकार का काम था, सरकार उसको कर रही है, बाकी वो ट्रस्ट बनवा रहा है। बाकी मोदी जी का इस राम मंदिर के लिए क्या योगदान है वो अलग का मसला हो सकता है। इस राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने काम किए थे उनकी आज क्या दुर्गति हो रही है वो अलग का मसला है। आडवाणी जी से लेकर के साध्वी रितंबरा और उमा भारती तक जो है उनकी क्या दुर्गति हो चुकी है इस राजनीति में, राजीव जी, वो अलग का मसला है। तो मोदी जी उस समय कहा थे तो वो तमाम बातें हैं, लेकिन वो चीजें हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका कार्ड जो हमें लगता है कि कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के लोगों को वैचारिक तौर पे एकदम स्पष्ट होना पड़ेगा और एक स्टैंड जो है वो लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये साफ बताना पड़ेगा कि धर्म जो है वो राजनीति का मुद्दा नहीं है, और अगर इसको बीच में लाने की कोशिश करता है तो वो धर्म के साथ ही सबसे ज्यादा अन्याय करता है। ये भी बातें जो लोगों के बीच में लेकर के जानी पड़ेंगी। रोजगार का मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, जाति की जनगणना है, बड़ा मुद्दा है, रोजगार देने की बात है, कितने रोजगार आप देंगे, बड़ा मुद्दा है, चिरंजीवी योजना की तरीके की योजनाएं हैं, वो बड़ा मुद्दा है। और इन मुद्दों ने राजीव जी काम किया है। अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अगर उसे 6% कम वोट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो जाहिर सी बात है ये वोट कहां से आ गए जी? इन मुद्दों की बदौलत दिया है। तो ये मुद्दों ने इन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की काट करने के लिए काम किया है इन मुद्दों ने। तो इन मुद्दों को ही लेकर मुझे लगता है आगे बढ़ना होगा और स्पष्ट तौर पर इस पर आना होगा, और राहुल गांधी के साथ इन मुद्दों को और लोगों को भी उठाना पड़ेगा। हुआ ही है इन चुनाव में राजीव जी कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, उनकी जो सेकंड लाइन की लीडरशिप थी वो इन मुद्दों को लेकर के एक तरीके से खामोश रही। तो राहुल गांधी अकेले अगर इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के और लोग अगर इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो मुद्दे फिर आपके पास नहीं होंगे। तो ये मुझे लगता है कि चीजें जो है करना होगा। दूसरा राजीव जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है, सांगठनिक मसला है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा प्रशांत जी कह रहे थे कि बड़ा घमंड एक तरीके का कांग्रेस के लोगों के अंदर होता है, प्रवक्ता जो है वो संपादकों को फोन नहीं उठाते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा प्रशिक्षण देना होगा अपनी टीम को, कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के लोगों को, सबको जो है कि किस तरीके से आपको किन मुद्दों को लेकर के जाना है, और सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रोल बन करके जो है आप जनता के बीच अपने मुद्दे नहीं पहुंचा सकते। मैं पहले भी राजीव जी कई बार इस कार्यक्रम में कह चुका हूं कि टीवी की बहसों में जा जाके सारे प्रवक्ता जो इन पार्टियों के पक्ष के, वो एक तरीके से संबित पात्रा के जवाब बन चुके हैं और इसी में जो अपने को पारंगत समझते हैं। तो जनता के बीच जो संबित पात्रा का जवाब लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं, जनता के बीच जनता के सवालों को लेकर के जाने की आवश्यकता है और उनके बीच आप जाइए। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अपना काम करती रही, आप उसको जवाब भी दे देंगे तब भी वो नहीं रुकने वाले। तो उसकी शैली में ना जाकर के आपको जनता के बीच जाना होगा और जनता के मसले जो है उनको आपको संबोधित करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस पे सारे विपक्षी गठबंधन को, पूरे इंडिया गठबंधन को इस पे जो है ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को अभी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर खाने चल क्या रहा है ये समझना भी ज़रूरी है। जो भी खबरें इंडिया गठबंधन के बारे में आप सुन रहे होंगे वो उन मीडिया चैनलों के ज़रिए, उन मीडियम के ज़रिए आप सुन रहे होंगे जहां कहीं ना कहीं आग लगाने की कोशिश होती रहती है। कल ममता बनर्जी का एक बयान आता है कि अभी मुझे पता नहीं मैं 6 तारीख को उस मीटिंग में शरीक हो पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से कुछ कार्यक्रम तय हैं और 6 तारीख को मैं नहीं हूं। उसके बाद से परिस्थितियां ऐसे बनी, इस ढंग से उस खबर को प्रसारित किया गया कि तमाम लोग यही कहने लगे कि ममता बनर्जी ने टाटा बाय बाय कर दिया है इंडिया गठबंधन को। शकील अख्तर जी, ऐसी खबरें आती रहेंगी, लेकिन ज़रा आपसे समझूं कि इस गठबंधन में कितनी मजबूती है भी या नहीं है। फर्स्ट हैंड आपसे इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं बड़ी साफगोई के साथ। और उसके बाद दूसरी चीज़, यहाँ पर कांग्रेस की भूमिका कितनी अहम है या वो भी है या नहीं है, ज़रा ये 2 बात मुझे बताइए। और हमारे ज़रिए हमारे तमाम उन दर्शकों तक भी ये बात जानी चाहिए जो खबरें आ रही हैं उसमें सच्चाई कितनी है, ये भी। देखिए राजीव जी, ये गठबंधन केवल कांग्रेस की जरूरत नहीं है, ये सारे विपक्षी दलों की जरूरत है। और ये बात याद रख लीजिए
कि ये गठबंधन कोई कांग्रेस की पहल पे नहीं बना है, ये गठबंधन अन्य विपक्षी दलों की पहल पर बना है। पहली मीटिंग जो पटना में हुई थी वो नीतीश कुमार की पहल पर हुई थी और उसके बाद बेंगलुरु और फिर बॉम्बे। आज सारे विपक्षी दल इस बात को जानते हैं कि अगर वो एक होकर चुनाव नहीं लड़े तो उसके बाद यानी कि 2024 के बाद उनमें से कोई भी चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेगा। और अगर वो इतना भी नहीं जानते तो फिर सबकी मर्जी है। देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के पास एक ऐसा नेता है जिसके अंदर कोई सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, एकदम क्लियर। राहुल गांधी इन चुनावों में 40% वोट लेकर आए हैं। ये कोई भी शतरफ लेके नहीं आया है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, ये वोट कांग्रेस की पॉलिसी के लिए है, ये वोट राहुल गांधी द्वारा जनता की आवाज उठाने के लिए है। और यह बात इसलिए है कि राहुल जो कहते हैं कि मैं नहीं डरता, मैं मोदी जी का मुकाबला कर रहा हूं, मैं मोदी जी से आखिरी तक लड़ता रहूंगा, ये वोट उसके लिए है। तो ये बात ममता बनर्जी भी जानती है, ये अखिलेश भी जानते हैं, केजरीवाल भी जानते हैं और बाकी सब भी जानते हैं। आज मीडिया बात करता है ममता बनर्जी की, केजरीवाल की और अखिलेश की, वो बात उद्धव ठाकरे की नहीं करता, जो हर तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। वो तेजस्वी की बात नहीं करता, जो हर तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन के साथ फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब खड़े हुए हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी कुछ कहती हैं तो उन्हें कहने दीजिए। ममता बनर्जी ने अभी तक यह नहीं कहा कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जरूर कहा, बेंगलुरु में कहा था कि माई फेवरेट, अवर फेवरेट राहुल जी। मतलब ये राहुल हम लोगों को नैया पार कराएगा। ये छोटे मोटी जो चीजें हैं ये तो मीडिया बहुत उभारेगा। पहली मीटिंग से उभारना इसने शुरू कर दी थी। पटना में आपको याद है कि केजरीवाल चले गए, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, कितना शोर मचाया था पटना में इन्होंने। इस बात का अब कोई महत्व नहीं बचा है। ये जो रात है उसको दिन और दिन को रात बता देंगे। अभी बड़ा साफ साफ कांग्रेस ने कर दिया है कि जो 6 तारीख को यानी कि कल जो मीटिंग होने वाली है वो संसद में जो विपक्षी दल के नेता हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे और उसके बाद तीसरे सप्ताह में हम सबकी सुविधा अनुसार एक डेट तय कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। और कुछ बातें इतनी क्लियर हैं कि कई बार लगता है कि ये मालूम होना चाहिए सबको, जिनको कहने की जरूरत नहीं है। जब भी संसद का सत्र चलता है किसी भी राजनीतिक दल को टाइम नहीं होता है। ये ऐसी मीटिंग्स जो है उसके बाद ही आमतौर पर होती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो संसद सत्र के चलते हुए के दौरान भी हो सकती है, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है क्योंकि कोई नियम या रूल नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। उसके बाद जो सबसे पहला इश्यू है वो यही होने वाला है कि एक सीट पर एक उम्मीदवार, और ऐसी सारी सीटें चयनित होंगी, करना पड़ेंगी इनको कि जहां एक के मुकाबले में एक चुनाव लड़ेगा। और अगर ये कांग्रेस ने कर लिया, ये इंडिया गठबंधन ने कर लिया, ये ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने कर लिया, तो ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित होगा। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि हर पार्टी आज की तारीख में ये जानती है कि कांग्रेस ने ये चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, बहुत हिम्मत से लड़ा, बहुत मेहनत से लड़ा और अच्छी स्थिति में भी है। राजस्थान जो है सबसे खराब माना जा रहा था, वहां से 2% वोट का तो फर्क है। 69 सीटें लाई है कांग्रेस, 69 सीटें। ये कोई बुरा प्रदर्शन नहीं है कांग्रेस का, लेकिन ये 2% का फर्क कहां रहा, ये कांग्रेस को समझने की जरूरत है। और यही सबसे बड़ा लेकुना है कि कांग्रेस यही कभी कभी नहीं समझ पाती है। आज तक, आज की तारीख तक 2014 की एक लाइन की समीक्षा किसी कांग्रेस के नेता ने की हो तो कृपया हमें बता दें। 2014 की बात कर रहे हैं, और 2014 को हमने एक बात कही थी, जब कांग्रेस हार गई थी, 44 सीटें आई थी, तो एआईसीसी में बड़ा हड़कंप मचा हुआ था बाकायदा, और सब लोग कह रहे थे कांग्रेस के नेताओं सहित पत्रकार कि अब तो भारी उलटफेर होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हमने एक ही बात कही थी कि पत्ता भी नहीं खड़केगा, और वही आके हमने लिखा था इसी हेडिंग के साथ कि पत्ता भी नहीं खड़कने वाला, और वही हुआ। वही लोग जो 2014 में थे आज भी बैठे हुए हैं। तो ये कांग्रेस को करना होगा
कि 2% वोट का जो फर्क राजस्थान में है और 3% का छत्तीसगढ़ में है, जी 2 और 3% का फर्क वो दूर कर सकते थे। और जैसा कि मध्य प्रदेश के बारे में हम शुरू से कहते ही रहे कि ये समझने में पूरी तरह असमर्थ रहे। कमलनाथ का नेतृत्व जो था वो कामयाब नहीं हुआ, और दूसरी बात, जो नगद जेब में पैसे डालने की शिवराज की योजना थी, ये कांग्रेस समझ ही नहीं पाई। और हम कहते रहे लगातार कि नगद पैसे डाल रहा है वो जेब में। तो ये सब बातें जो है कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के लोगों को समझना पड़ेंगी, और हमें लगता है कि वो समझेंगे। और 2024 का चुनाव देखेंगे कि निश्चित ही रूप से 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल। अभी एक लालू प्रसाद यादव के हवाले से खबर आई है कि इंडिया गठबंधन की बैठक 17 तारीख को हो रही है दिल्ली में, और 6 तारीख को बैठक जो होनी थी वो नहीं होगी। और उसका कारण इन्होंने बताया है कि कुछ नेता, उनके पहले से कार्यक्रम जो हैं वो तय थे, जिसमें ममता बनर्जी हैं, जिसमें अखिलेश यादव हैं, और नीतीश कुमार की तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है। उस हिसाब से भी ये नहीं उपस्थित हो सकते हैं 6 तारीख को, इसलिए बैठक 17 तारीख को होगी। और जब उनसे पूछा गया लालू प्रसाद यादव से कि कांग्रेस इन 5 राज्यों के चुनाव में, कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार गई, तो इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जिनको और मजबूती से काम करने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस मजबूत है खुद ब खुद, और कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन को भरोसा है। ये बात लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से चर्चा में कही है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और उनके हवाले से कि 17 तारीख को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी स्वीकृति तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दे दी है। ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं हम, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि लगातार इस पर चर्चा हो रही है, और अभी हमारे साथी शकील अख्तर जी इस पर चर्चा कर ही रहे थे। प्रेम कुमार जी, आपके पास एक बार आना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन की मजबूती और उधर एनडीए की बात, ये चर्चा अब लगातार होती रहेगी, और मुद्दों की चर्चा भी होती रहेगी, नैरेटिव सेट करने की चर्चा भी होती रहेगी। और लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ हम मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, जहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति, और ध्रुवीकरण की राजनीति कहें न कहें, लेकिन कन्हैया लाल हत्याकांड की बात को उछालने वाली बीजेपी अब खुद ही 2 दिन से राजस्थान में जो फंसी हुई है, क्या ये मामला जो है बीजेपी को डेंट पहुंचाएगा, या बीजेपी के लिए ये सब जो है वो ऐसे ही है, चलिए इसको छोड़ दीजिए। और अगर विपक्ष के हवाले से या विपक्ष के शासित राज्य से अगर आज ऐसी घटना कर्नाटक में हो जाए, या तेलंगाना में हो जाए, या इधर हिमाचल प्रदेश में हो जाए, तो फिर हंगामा मच जाएगा। लेकिन चूंकि भाजपा शासित राज्य में हो रहा है तो इसकी चर्चा नहीं होगी। चूंकि भाजपा शासित राज्य एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ये है, और इसको किस हिसाब से देखा जाए, क्या ये मामले आम जनता तक, आम वोटर तक नहीं पहुंच पाते हैं? राजीव जी, आपकी बात लालू प्रसाद जी वाले खबर से ही शुरू करते हैं। देखिए, ये आफ्टर इफेक्ट है 5 राज्यों के चुनाव का, कि कांग्रेस एक घोषणा करती है तारीख की, तो उस पर बैठक नहीं हो पाती है। और अब इसका ये दूसरा तरीका है कि कांग्रेस से अलग घटक दल के नेता लालू प्रसाद अब ये बैठक बुला रहे हैं, तो अब ये ग्लू होगा और सारे दल आएंगे। ये होता है हार का इफेक्ट, और अगर जीत कर आती कांग्रेस तो कुछ डिफरेंट होता। ये यहां से इसको अच्छा या बुरा के रूप में हम नहीं देखते, लेकिन परिस्थितिगत मूल्यांकन है, उस पर नजर रखनी होती है। दूसरी बात है कि जो इंडिया गठबंधन आगे देखने जा रहा है, जो स्वरूप अपना देखने वाला है, उसमें अब कांग्रेस उस रूप में बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले शकील जी ही बोल रहे थे कि ये घटक गठबंधन बनाया किसने? कांग्रेस ने नहीं बनाया इसको, भाई नीतीश कुमार की पहल पर बना। कांग्रेस तो इसका पार्ट है। तो इस भूमिका में, इस रोल में एक बार फिर से कांग्रेस को आना होगा। कांग्रेस बैठक बुला रही है, कांग्रेस ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं है। ये सबकी जरूरत है, और दूसरे दल इस गठबंधन को कर रहे हैं, और सब लोग शामिल हैं, सबकी आवश्यकता है। तो ये एक तरह से उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, जो ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की हो रही है, देखिए उसमें
आप नरोत्तम मिश्रा का हार जाना क्यों भूलते हैं? भाई उससे ज्यादा फायरी स्पीच देने वाले नेता तो अब बिहार में बैठे हुए हैं, वो क्या नाम है, मंत्री हैं भाई, चलिए मतलब नरोत्तम मिश्रा पर लौटते हैं, मुझे नाम जल्दी याद नहीं आता, भूल जाता हूँ, वो फायरी स्पीच देने वाले। तो नरोत्तम मिश्रा जी का हारना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से अगर तिजारा जैसी सीट में बालकनाथ अगर मामूली वोट से हारते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग वहां मौजूद होते हैं, वोट भी काटते हैं, और बहुत उनका वोट काटना ही फाइनल हो जाता है, मतलब निर्णायक हो जाता है, ये भी चीजें। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि पूरा चुनाव सांप्रदायिक हो गया। अगर पूरा चुनाव सांप्रदायिक होता तो नरोत्तम मिश्रा को नहीं हारना चाहिए था। कुछ उदाहरण उधर बने हैं जो सांप्रदायिकता के आधार पर 1-2 सीटों का फैसला हुआ है, तो लेकिन ज्यादातर सीटें, और भी तो सीटें हैं वहां, भाई नाजिम खान जीत रहे हैं, यूनुस खान जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं जी। तो जाहिर बात है कि पूरी जनता सांप्रदायिक नहीं हुई। अगर हम ये टेक लेते हैं, इसका मतलब बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। जनता आज 40% वोट अगर कांग्रेस को मिला है, तो सांप्रदायिक अगर हो गया होता तो ये भी नहीं मिलता। सही बात। तो पूरा इलेक्टोरेट हमारा सांप्रदायिक नहीं है। ये कोशिश है जो विषाक्त बनाने की कोशिश है, वातावरण वो एक कोशिश है जिसमें उसको कुछ सफलताएं मिल रही है। इससे ज्यादा हम इसको नहीं लेते। और दूसरी बात यह है कि इसके विरुद्ध जो लड़ाई है, वो लड़ाई कांग्रेस इस पूरे इलाके में अकेले लड़ी है ना, और तो कोई नहीं था। ये बात सही है कि कांग्रेस सत्ता में रह करके भी इस लड़ाई को नहीं लड़ पाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकिन इसके कारण बहुत सारे राजस्थान में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं होती। बीजेपी के साथ भी यही बात है, वो अपनी सरकार बचा नहीं पाती। तो कांग्रेस के साथ भी वही बात है, नहीं बचा सकी सरकार। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की हार को ही हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की हार कांग्रेस हारी है, वरना मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, उसमें वो वापसी हुई है। अब ये बड़े अंतर से हुई है, ये क्यों हुई है वो सब हम पहले बोल चुके हैं। 15,000 शिकायतें पेंडिंग है ईवीएम को लेकर के, बहुत सारे कारण होंगे। लेकिन बीजेपी ने कोई उपलब्धि हासिल कर ली है एक्स्ट्रा, सरकार बचाना भी उपलब्धि होती है। लेकिन कांग्रेस ने तो बड़ी उपलब्धि हासिल की तेलंगाना पा करके। उसने तो वो तो हमेशा क्या बोलते हैं, शोकेस करने वाली विक्ट्री है। इस तरीके से हमको ये देखना होगा। और ये इंडिया गठबंधन की हार तो है ही नहीं, बहुत सही कहा था जेडीयू तेजस्वी यादव ने, इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ाई ही नहीं हुई। इसी साथ में हम ये कहना चाहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि 1-to-1 कैंडिडेट ही रास्ता है, रीथिंक करना पड़ेगा। 1-to-1 ही रास्ता नहीं है। कोई भी फाइनल कोई फॉर्मूला हिंदुस्तान की सियासत में फिट नहीं होता। यहाँ तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रवण गर्ग जी ने बहुत अच्छा बोला था लास्ट डे के, बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा थे, एसपी बीएसपी निर्दलीय, उनको इतना सशक्त बनाया ताकि कांग्रेस हार जाए। तो ये 1-to-1 का फार्मूला ढूंढ रही है बीजेपी, और यहाँ ये 1-to-1 में लौटने का उन लोग लगे हुए हैं। ये भी रीथिंक करने वाली बात है। फ्लॉप हो सकता है 1-to-1, क्योंकि आमने सामने के मुकाबले में त्रिकोणात्मक संघर्ष खड़ा किया जाता है, ताकि कैसे वोट और समीकरणों को देख के कि अनुकूल हो सके, हमारे अनुकूल। आप 1-to-1 कर ही नहीं सकते। आप करिए, वो आपका कोई असंतुष्ट होगा, कोई जाति होगा, कोई नया होगा, बीजेपी खड़ा कर देगी आपके सामने त्रिकोणात्मक। तो इंडिया गठबंधन फिर तीसरा कोना बन के रह जाएगा क्या? तो वो ये भी मैं सोचने के लिए कह रहा हूं कि 1-to-1 फार्मूला नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, 1-to-1 फाइट नहीं होगी, नहीं हो सकती। होगी तो बीजेपी को फायदा होगा, समझ लीजिए। जितने भी एंटी ममता बनर्जी वोट्स हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, और लंबे समय का एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है पश्चिम बंगाल में, उसको सीपीएम ले सकता है, कांग्रेस ले सकती है। लेकिन मान लीजिए गठबंधन की मजबूरी से कांग्रेस ना ले, तो सीपीएम क्यों नहीं ले? नहीं तो जाएगा बीजेपी में।
फिर तो वहां बटेंगे वोट, आमने सामने के वोट होंगे। इसलिए 1-to-1 का फार्मूला ममता बनर्जी का एक्सेप्टेबल सब जगह नहीं हो सकता। उनको सूट करता है 1-to-1, तो उनको सीटें मिल जाएंगी, वो लड़ लेंगी बीजेपी से, बस वो रहे या बीजेपी रहे। बीजेपी भी वही चाहती, ममता बनर्जी भी वही चाहती, उनको सूट करता है। लेकिन सबको सूट नहीं करता ना, वो फलदायी होगा। इसलिए पूरे देश के लिए, पूरे स्टेट के लिए अलग अलग रणनीति होगी। इंडिया गठबंधन की वो रणनीति होगी। इंडिया गठबंधन की रणनीति का मतलब ये नहीं कि 1-to-1 हो जाए या सब जगह त्रिकोणात्मक हो जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। आवश्यकता अनुसार फॉर्मूला होगा। जी जी बिल्कुल, आवश्यकता अनुसार फॉर्मूला होगा। 1-to-1 हो या कुछ और हो, लेकिन वहाँ बैठे हुए तमाम जो पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ, इस पर चर्चा जरूर करेंगे और उसके बाद जो कुछ आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे ही। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है और इंडिया गठबंधन कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 2023 का जो ये चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने हैं, इन नतीजों को सामने रखकर 2024 का विश्लेषण किया जा सकता है। क्या यहाँ कांग्रेस पिछड़ती हुई या इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या यहाँ से बाजी मारती हुई बीजेपी नजर आ रही है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आप कैसे देखते हैं? और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद यहाँ से नरेंद्र मोदी, जो ब्रांड नरेंद्र मोदी की चर्चा होती रही है, क्या वो अभी भी, या उसको एक पुनर्जीवन मिला है इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से, या जो ब्रांड नरेंद्र मोदी जहां रुक गया था वहीं रुका हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ है? क्योंकि आप 4 राज्यों में घूम चुके हैं, 5 में से 4 राज्यों में, और बहुत नज़दीक से बहुत लोगों से आपने बातचीत की है। उस आधार पे भी जानना जरूरी है कि आखिर कैसे देखा जाए इसको। देखिए, दोनों तरह की बातें हैं राजीव जी, लेकिन जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि वो त्रिकोणीय करा देंगे बीजेपी और 1-on-1 नहीं हो पाएगा, और इस चुनाव में भी देखा हमने कि किस तरीके से बीजेपी ने जाति आधारित कैंडिडेट खड़े किए, कांग्रेस के कैंडिडेट के जवाब में इंडिपेंडेंट्स को या दूसरे लोगों को फंड किया, छोटी पार्टियों को फंड किया। प्रेम कुमार जी, कांग्रेस आपने भी देखा होगा, हम तो देख ही रहे हैं लंबे समय से, कांग्रेस ये सारी जो हिकमतें हैं वो सब जानती है। कांग्रेस से ही बीजेपी ने सीखा ये सब, लेकिन कांग्रेस को ये सब चीजें फिर से करनी चाहिए। दूसरी चीज कि जो कमांड एंड कंट्रोल, देखिए ऑर्गेनाइजेशन कंसेंसस से नहीं चलता है। कांग्रेस में जो कमी दिखाई दी और जो जनता ने पहचान ली और जनता ने उनको पनिश कर दिया, अब कांग्रेस पार्टी उनको कब कितना क्या करती है वो देखने की बात होगी कि उनके लिए कोई एक रिसर्च डिपार्टमेंट, कोई मार्गदर्शन मंडल वगैरह कुछ बनता है कि नहीं। जनता ने तो अपना फैसला कर दिया कि भाई ये नेता नहीं चलेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल से चलती है, टॉप डाउन अप्रोच से चलती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मान मुनव्वल एक सीमा तक होता है। हम लोगों ने भी ऑर्गेनाइजेशन चलाई हैं बड़ी बड़ी, तो ये सिस्टम होता है, एक वर्कफ्लो होता है। आप बीजेपी में देखिए कि बीजेपी में कितने बड़े बड़े नेताओं किनारे कर दिया गया, कितने मिनिस्टर को कहा गया कि आप विधायक बन जाओ। तो ये कमांड एंड कंट्रोल राहुल गांधी को की तरफ आना चाहिए, या खड़गे जी को, जो भी है वो कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में राजीव जी हम लोग तो 2-3 मीटिंग में गए हैं और उसमें कई कमेटियां बन गई थी, मीडिया की कमेटी बन गई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई थी। मुझे नहीं मालूम है कि वो कमेटियां क्या काम कर रही हैं जी। तीसरी बात की कांग्रेस को अपनी मीडिया पॉलिसी पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आप उनके साथ हेलीकॉप्टर में घूमोगे जो आप ही के नेताओं को, आपकी पार्टी को रन डाउन कर रहे हैं लगातार, और उन्हीं को आप इंटरव्यू दोगे, उन्हीं के फोन उठाओगे। तो फिर मुझे याद आता है कि एक कांग्रेस के नेता
जो अभी बीजेपी में चले गए हैं, वो एक बार मुझसे कह रहे थे कि मेरा मीडिया में बड़ा अच्छा हिसाब किताब है, वो जब भी मैं फ़ोन करता हूँ एएनआई आ जाता है, मेरे से बाइट ले लेता है। तो अगर आप एएनआई को या किसी और ऐसे मीडिया को अपना आप सगा मान रहे हो जो दिन रात जो है नफरत परोस रहा है, तो ये बड़ी सीरियस जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कांग्रेस को करनी चाहिए कि बहुत स्मार्ट मीडिया पॉलिसी, ये नहीं कि कल को सारे यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देना चालू कर दे, ये भी नहीं। वो एक स्मार्ट मीडिया पॉलिसी उनको सोचनी चाहिए, और वहाँ हैं ऐसे लोग जो ये सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल अब कांग्रेस के साथ नहीं होंगे, कॉरपोरेट न्यूज़पेपर कांग्रेस के साथ नहीं होंगे, ये मान लेना चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ईडी जाएगा, इलेक्शन कमीशन पक्षपातपूर्ण करेगा, इनके साथ आपको चुनाव लड़ना है। अब जो बात आपने सवाल किया कि ब्रांड मोदी, देखिए ब्रांड मोदी के साथ कुछ हो गया है। हम जब फील्ड में थे तो भी ये दोनों तरीके की बातें आ रही थी, यानी राज्यों के मामले पे भी वो मोदी को ब्लेम कर रहे लोग, और राज्यों के लीडरशिप के ऊपर मोदी को रख रहे हैं, दोनों बातें हैं। ब्रांड मोदी के साथ दिक्कत क्या हुई है, जो जिसका अगर कोई बहुत डिसरप्टिव आइडिया के साथ इंडिया गठबंधन अगर आ जाए तो बहुत बड़ी चुनौती दे सकता है कि श्रिंक हो गया है। हम लोग कॉरपोरेट उसमें बात करते हैं ना, कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन इतना ज्यादा हो गया है हिंदी बेल्ट में कि वो बड़ा रिस्की है। दक्षिण भारत से या गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से ब्रांड मोदी गायब हो चुका है, या उसका असर नहीं है। अगर असर होता तो तेलंगाना में ऐसे रिजल्ट नहीं आते। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ब्रांड मोदी जिसको कहा जाता है वो श्रिंक हो गया है, उसकी अपील केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। अब यहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा है बीजेपी का, 225 में 203। इस स्ट्राइक रेट को जो फिगर्स में बता रहा था पिछले बारी में, वो स्ट्राइक रेट को अगर इंडिया गठबंधन कम कर दे तो उसको बहुत बड़ी चुनौती देगा। और एक आखिरी बात राजीव जी की, देखिए बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन क्रिएट होगी गवर्नेंस की। ये जो कांग्रेस की हार है, ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और गवर्नेंस कैसी होगी, बीजेपी को जो आंकड़े आपने भी उत्तर प्रदेश के दिए वो गवर्नेंस को दिखा रहा है। आप उत्तर प्रदेश जाइए, मैं तो पिछले 2 महीने पहले 10 जिलों में घूम कर आया उत्तर प्रदेश की। गवर्नेंस एक बहुत सीरियस इशू है। इनको गवर्नेंस नहीं आती है, इनको हिंदू मुस्लिम करना बहुत बढ़िया आता है, मतलब ये सारी चीजों में पारंगत है, लेकिन गवर्नेंस नहीं आती है जी। और जैसे ही आप देखिए कि अभी सरकार भी नहीं बनी जयपुर की, और ऐसे बटन दबाओ की फांसी दे रहे हो, वो बटन दबने शुरू हो गए। वहां पे सोशल मीडिया पे सीसीटीवी फुटेज घूम रहा है जी कि दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई करनी सेना के अध्यक्ष की। तो ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये भी बहुत भारी पड़ेंगे बीजेपी को, लेकिन इसको इनकैश कैसे करती है। और हम कम्युनिकेशन के ज़माने में, राजीव जी, कम्युनिकेशन के ज़माने में आपको बहुत स्मार्ट मीडिया स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है कांग्रेस की कोई मीडिया स्ट्रेटजी नहीं है उस तरीके की, मतलब जो आया वो कर दिया। बावजूद इसके कि अकेली पार्टी है जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और आखिरी बात ये कि अगर 17 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है तो पिछली 3 बैठकों की तरह फोटो खिंचाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको ना खत्म करें, वो 17 तारीख को रैली करें, एक बड़ी रैली करें, बड़े नेता बोले, लालू प्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे और स्टालिन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये फ्रंट पे आके, अखिलेश यादव, ये फ्रंट पे आके जनता को संबोधित करें। ये मीडिया के जरिए जनता को संबोधित करने का समय अब है नहीं। राजीव जी बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और रैलियों के सहारे आप देखिए कि सबसे ज़्यादा रैली तेलंगाना में, और उसमें कितनी भीड़ थी। उन रैलियों को भी अगर याद कर ले इंडिया गठबंधन तो ज़बरदस्त लाभ उसे मिल सकता है। साउथ इंडिया में तो बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे ही रही है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, हिंदी पट्टी में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के अलावा हम बीजेपी की भी बात कर रहे हैं और बीजेपी कैसे नैरेटिव को सेट कर रही है या सेट करके बैठी हुई है, और राम मंदिर का मुद्दा हो या 370 हो या ऐसे और भी अन्य मुद्दे जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हो, इन मुद्दों को कैसे भुनाया जाए, इस काम में बीजेपी लगी हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या इन मुद्दों के आधार पर 2024 का चुनाव लड़ा जा सकता है? और अगर लड़ती हुई बीजेपी दिखाई देती है तो क्या इन मुद्दों को दबाया जा सकता है अपने मुद्दों के सहारे, और उन मुद्दों के सहारे जो जनता के दिलो दिमाग पर छा जाए? एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ, इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं राहुल लाल जी क्लोजिंग कमेंट के लिए। अब चर्चा अब खत्म करते हैं, बहुत समय ले चुका हूं आप लोगों का। जी राहुल लाल जी। देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बावजूद भी अभी भी मामला यही रहेगा। देखिए, सांप्रदायिक मामला तो बीजेपी उठा रही है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस ने विवश किया कि वो भी गारंटी के ऊपर आए। जैसे हम लोगों ने राजस्थान में कितना रोचक सा मामला देखा कि कांग्रेस जो है वो 500 का सिलेंडर दे रही है, भारतीय जनता पार्टी ने 450 का वादा किया, फिर कांग्रेस ने 400 का किया। तो अब आप 450 का सिलेंडर कब देंगे? ये देखिए, चूंकि एक तरह से कर्नाटक के मॉडल ने दिखा दिया। अगर अशोक गहलोत की सरकार देखें तो वो जमीन पे पहुंचा रही थी, बघेल की सरकार जमीन पे पहुंचा रही थी, तो इन लोगों ने, वो हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग देख रहे थे। क्योंकि देखिए, मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश गया था, कई सारे लोगों के पास, जिनके पास मेरे नंबर थे, और विशेषकर राजस्थान में लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अब यहां पर सरकार चली गई है तो अब क्या होगा? क्या अब जो है कि चिरंजीवी योजना खत्म हो जाएगी, सरकार आते ही खत्म कर देगी, या 2024 तक रहने की उम्मीद है? कि लोगों में अभी से तो डर का वातावरण बना पड़ा हुआ है। तो अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रहेगी लोगों की कि भाई आप, क्योंकि डिलीवरी के मामले में हम लोग जितना भी कांग्रेस की शिकायत कर लें, लेकिन डिलीवरी के मामले में कांग्रेस ने बहुत ही तगड़ा उदाहरण जनता के सामने में प्रस्तुत कर दिया है कि लोक कल्याणकारी सरकारें कैसे बनाई जाती हैं और कैसे चलाई जाती हैं। उसका एक ज्वलंत उदाहरण हम लोगों ने देख लिया था। दूसरी चीज की देखिए, अगर हम लोग इस पूरे प्रकरण को देखते हैं कि जो 5 राज्य जहां पे चुनाव होते हैं, 82 लोकसभा सीटों के लिए जो है कि अगर इस पूरे सेक्शन में 82 लोकसभा सीटें हैं, जो अभी प्रशांत जी बता भी रहे थे, उसमें से काफी कम सीटें थी, हम लोग 6 सीटें थी। तो ये तो तय है कि यहां से लोकसभा की सीटों को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अभी भी मैं मानता हूं कि जो ओबीसी का मामला है, अगर हम लोग देखें ओबीसी का मामला है, वो राहुल गांधी उसको काफी प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी उठा रही है उसको, लेकिन अलग अलग जगह पे जो निचले स्तर के लोग थे वो उसको उसी रूप में नहीं उठा रहे। तो आप जब मामले को उठाते हैं, आपने चूंकि ओबीसी का मामला उठाया, अडानी का मामला उठाया, तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी उसी रूप में उठाना पड़ेगा। आपके साथ मामलों की सुसंगतता होनी चाहिए कि मजबूती से उठा। एक चीज लगातार हम लोगों को देखना पड़ेगा, टीम इंडिया और एनडीए के बीच में, देखिए एनडीए के घटक दल लगातार दूर हो रहे हैं राजीव जी, ये चीज भी जनता को देखनी पड़ेगी कि टीम इंडिया के हल्के से मतभेद को जब आप इस रूप में दिखाते हैं कि पता नहीं टीम इंडिया खत्म हो गई, क्या हो गई, कैसे प्रकट किया जाता है, जबकि वास्तव में हम लोगों ने देखा है कि टीम एनडीए को, अगर उसके कई सारे घटक दल बाहर जा चुके हैं। सबसे पहले एआईडीएमके वो बाहर जा चुकी है, कुकी पीपुल्स अलायंस वो बाहर जा चुकी है। हम लोगों ने भी मणिपुर में देखा कि वहां के मुख्यमंत्री जो है कि प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब प्रधानमंत्री ब्रांड मोदी की बात कर रहे हैं, ब्रांड मोदी के ऊपर लगातार वो एक तरह से उसकी चमक वैसी नहीं है जो चमक पहले हुआ करती थी। तो टीम इंडिया के लिए बहुत ही शानदार मौका है इस समय कि वो रियल समय में जनता के मुद्दों को उठाए। और ब्रांड मोदी कहां से बनेगा भाई? मोदी जी जो वादे करते हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। आज के समय में स्थिति है कि लोग देश में जो छोटे लोन है, 10,000 से नीचे के लोन, उसके एनपीए की संख्या बढ़ रही है, और एक तरह से आरबीआई को आके कहना पड़ रहा है कि भाई आप इंडिविजुअल लोन्स को आप देने में जो कि कमी कीजिए। उसके सोचिए उनको धारांश को उनको बढ़ाना पड़ेगी, 100% से उसको 125% बढ़ाना पड़ेगी। तो मेरा मोटे तौर पर यह कहना है कि आपने लोगों की आर्थिक क्षमता को बिल्कुल कमजोर कर दिया। तो जो सरकार की आर्थिक विफलताएं हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, इन चुनाव में दिख रहा है कि जनता का एक बड़े से हिस्सा ने उसके ऊपर विश्वास किया है। तो बहुत ही दमदारी और मजबूती के साथ उसके ऊपर पूरे के पूरे टीम इंडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा। टीम इंडिया की ताकत काफी ज्यादा है, और टीम इंडिया में किसी को, जो अखिलेश यादव के बयान को या तमाम लोगों को दिखाया जा रहा है, मैं इस बात को मानता हूं कि टीम इंडिया किसी नेताओं की इच्छा से नहीं बना है।
टीम इंडिया जनता के दबाव में बना है। आज अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं, और हम लोगों ने उस आपको भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उनका पहला बयान याद होगा, 24 घंटे के यू टर्न के बाद का बयान याद होगा कि किस तरह से जनता का दबाव पड़ा था। तो मैं मान रहा हूं कि ये जनता के दबाव के साथ जनता की इच्छा के कारण टीम इंडिया बनी है, और कांग्रेस भी उसकी इच्छा है, तो वो बिल्कुल चट्टान की तरह एकजुट है। जबकि एनडीए जो बना हुआ है वो तो केवल भारतीय जनता पार्टी का अतिरिक्त उसमें कुछ दिखता ही नहीं है उसमें। तो ये एक बहुत अच्छी मजबूत स्थिति बनी हुई है, और यहां से हमें नहीं लग रहा कि 2024 के नैरेटिव को बनाने में, गढ़ने में टीम इंडिया को कोई दिक्कत होनी है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कई जो लोग हैं, बड़े नेता ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा, नैरेटिव हर तरफ गली गली समूह समूह आप वो बनाने का लगातार प्रयास कर रही है, चंदा जमा करने का मामला हो, कहीं से भी हो, लेकिन अभी भी उनके ही जो वो जमीन पर आकलन कर रहे हैं कि वो अभी भी मामला हिट नहीं पकड़ पा रहा है। तभी उनको देखिए दूसरे प्रकरण उनको उठाने पड़ रहे हैं उनको। तभी हम लोग देख रहे हैं कि जयपुर से किस तरह से आपको एक नए जो है कि साधु उभरे हैं, जो बोला ही है अमलेंदु जी ने कि मात्र 900 वोट से किसी तरह से जीता, और उनके नई तस्वीरें देख रहे हैं हम लोग। तो ये इनको उन्हीं मामलों पर जाना पड़ेगा, जनता वहां पर भी इन्हें स्वीकार नहीं करेगी, बशर्ते जो इन विधानसभा चुनाव से हमें सीख मिली है उससे वो जरूर शिक्षा ग्रहण करें। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से जो सीख मिली है और उसमें सफलता या असफलता जो भी सामने है उससे शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत तेलंगाना में कांग्रेस को मिली है और ये छोटी मोटी जीत नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी जीत कही जाएगी, क्योंकि जिस राज्य में जीतने की संभावना तो दूर, सेकंड पोजीशन पे भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे 6 महीने तक पहले तक पता नहीं था, उस राज्य में आप सरकार में सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो एक आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसी 5 राज्यों के चुनाव से सामने है। और दूसरा उदाहरण यह है कि आप जो हैं वो 3 राज्यों को जहां उम्मीद बहुत ज्यादा थी वहां गंवा दिए, लेकिन गंवाए क्यों इसको भी सोचने की जरूरत है। और साथ साथ कन्हैया लाल की बात करने वाली और उस मुद्दे को उछालने वाली बीजेपी चुनावों में राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में, और उसी बीजेपी के हाथ में जब सत्ता आती है तो क्या कुछ हो रहा है उसका नमूना आप करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के साथ साथ और हवा महल से नए नवेले विधायक बाल मुकुंद आचार्य की जो बातें हैं, इन सबको आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर भाजपा किस दिशा में देश को ले जाना चाहती है, उसके शासन में क्या कुछ है। कहने की बात अलग और करने की बात अलग, ये हम अपने मन से गढ़ी हुई बात नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े वही बात बता रहे हैं और वही बात हम वीडियो के जरिए भी देख रहे हैं जो आज सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।